जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, अमेंडमेंट्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स फॉर सीए सीएस सीएमए फाइनल्स। बच्चों, लेक्चर नंबर 3, आई होप लेक्चर नंबर 2 तक आपने अपने एंड पे कंप्लीट कर लिए होंगे और अमेंडमेंट नोट्स आप रेफर कर रहे हो और अपने बुक्स के अंदर जहां जहां अमेंडमेंट्स है वो भी आप नोटिंग कर रहे हैं। प्लस समरी बुक के अंदर, समरी बुक में जितने भी अमेंडमेंट्स थे उनके भी पेजेस स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चनर बुक में जहां जहां पर भी अमेंडमेंट की वजह से क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए थे वो भी हमने स्कैन करके वो पेजेस अपलोड कर दिए। तो आप सभी लोग अपने पास जितने भी आपके पास जो भी पुराने क्वेश्चनर है, मतलब जो लास्ट एग्जाम के क्वेश्चनर है या समरी बुक है या मेन बुक है, उसके अंदर प्लीज ये मार्किंग कर ले सो दैट आपको टेंशन नहीं रहे पढ़ते वक्त कि नवंबर 21 के लिए सर अमेंडमेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं कि नहीं करने हैं। जहां भी जिस जिस पेज पर जिस जिस क्वेश्चन पे या समरी बुक में जहां जहां अमेंडमेंट थे मैंने सब वहां रेस्पेक्टिव प्लेस पर अमेंडमेंट डालकर उन पेजेस के पीडीएफ फाइल का वो रेस्पेक्टिव पेज स्कैन करके अपलोड कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके अमेंडमेंट्स मार्किंग कर लीजिए अपने बुक में सो दैट नवंबर 21 के लिए आपकी बुक परफेक्ट हो जाए माहौल के साथ। आइए सरकार, अब हम अमेंडमेंट्स का नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। आइए सर, आपके पास अमेंडमेंट नोट्स तो डेफिनेटली है। ये रिफंड्स अंडर जीएसटी जी हाँ, रिफंड्स अंडर जीएसटी, इसमें केवल और केवल दो सर्कुलर इशू है, वो भी क्लेरिफिकेशन नेचर के लिए। ऑब्वियसली सर्कुलर्स तो क्लेरिफिकेशन के लिए होते हैं, पर हाँ बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है वो है डिम्ड एक्सपोर्ट। डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया गया। सिंपल सी बात है साहब, आपको पता है, ऑलरेडी लेक्चर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बात भी कही है कि डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में इधर सप्लायर और द रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर सप्लायर ने कस्टमर से टैक्स नहीं लिया है, सप्लाई इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, डिम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स के केस में आता है सर, वो डिम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है रेसिपिएंट को और उससे टैक्स नहीं लिया है, सप्लायर ने खुद ने टैक्स बोन किया है, तो ऐसे केस में वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। और वो अगर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है सप्लायर, तो ऐसे केस में ही नीड्स अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देगा कि सरकार रेसिपिएंट की तरफ से डिक्लेरेशन लेगा कि रेसिपिएंट कभी भी इसका रिफंड क्लेम नहीं करेगा, ना ही रेसिपिएंट इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। क्लियर? और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करेगा कि टैक्स पे किया है सप्लायर ने। ओके, और रेसिपिएंट अगर इसका रिफंड क्लेम करता है तो रेसिपिएंट को भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सप्लायर इसका रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है। क्लियर? और रेसिपिएंट इसका रिफंड क्लेम करेगा, प्लस रेसिपिएंट डिक्लेरेशन देगा कि ये मैंने उन्हीं इनवॉइसेस का रिफंड क्लेम किया है जो रिफंड का फॉर्म है, उसमें जो स्टेटमेंट 5 भी होता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्निश किए होते हैं, स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं लोग, उन्हीं का रिफंड क्लेम कर रहा है जो एलिजिबल इसके रिफंड के लिए है। प्लस उन सब इनपुट्स का इसने आईटीसी क्लेम किया है और आईटीसी को बाद में क्या करेगा, डेबिट करेगा सर, कि आईटीसी अकाउंट से इतना उसने रिफंड क्लेम कर लिया तो इतना आईटीसी अकाउंट से कम कर देगा। तो बस ये सर्कुलर उसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने दिया है, अदरवाइज कोई नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है बेटा। ओके माहौल सरकार, आइए सेकंड जो बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट लगता है रिफंड की कैलकुलेशन के लिए, जीरो रेटेड सप्लाई, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विस पे क्रेडिट अवेल किया हुआ है। क्लियर सर? उसका आपको प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलता है इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसमें लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ था जो हमने पढ़ा था, उसमें ये अमेंडमेंट हुआ था कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा साहब, जो एक्चुअल वैल्यू आपने चार्ज करी है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट गुड्स अंडर जीरो रेटेड सप्लाई, वो वैल्यू या फिर 1.5 टाइम्स the value of same goods which are domestically supplied either by the same supplier or by similarly placed supplier। मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है ₹100 में और इसी को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं ₹180 में मान लो, तो सर फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड फॉर्मूला जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर होगा वो केवल 150 रुपी ही लिया जाएगा, क्योंकि 180 जो एक्चुअल वैल्यू एक्सपोर्ट का वो, या 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड इन डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई किया 100 रुपए में, उसका 1.5 टाइम्स हो गया 150, तो 150 और 180 whichever is lower 150, तो 150 will be taken as the turnover amount, 150 will be taken as the turnover of zero rated supply of goods। क्लियर? तो सर ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब बात आती है क्या, तो सर आपने क्या किया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन तो देख लिया, अब जब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम देखेंगे, उस एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर हम ऐड करते हैं बेटा। तो सर
क्लेरिफिकेशन ये आया कि सिंस आपने न्यूमरेटर में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर 150 लिया है ना साहब, 180 और 150 व्हिचएवर इज लोअर, तो सेम 180 और 150 व्हिचएवर इज लोअर ही लिया जाएगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए भी सब। ऐसा तो नहीं है ना कि न्यूमरेटर में तो 150 ले लिया और डिनोमिनेटर में आपने 180 ले लिया, नहीं ना। तो सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर वही लेंगे जो हमने न्यूमरेटर के लिए जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर लिया था बेटा। ओके, बस यही क्लेरिफाई किया और कोई खास विशेष बात नहीं है। ओके बच्चों, लॉजिकल बात है सर। ओके, उसका एग्जांपल भी दे रखा है सर, इस एग्जांपल इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या बताया आपको। ओके, सपोज अ सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स एंड इज सप्लाइंग द सेम गुड्स इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड ऑफ रिफंड, the details of his inward supply and outward supply details are shown in the table below और net admissible ITC is ₹278 क्वेश्चन दे रखा है सर। ओके, लोकल आपने सप्लाई किया है 5 क्वांटिटी फॉर ₹200 पर यूनिट, ₹200 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड इज 5, तो सर टर्नओवर हो गया ₹1000 का। ओके, पर एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर था वो था 5 क्वांटिटी, ₹350 पर यूनिट में इन्होंने एक्सपोर्ट किया मेरे मालिक। अब ₹350 पर यूनिट में 5 यूनिट अगर एक्सपोर्ट किए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 1750। एक्चुअल एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है बेटा? 1750 पर। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 हम क्या करेंगे सर? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर लेंगे, मैक्सिमम 1.5 टाइम्स द टर्नओवर ऑफ लोकल गुड्स सप्लाइड ऑफ द सेम गुड्स। तो सर सेम गुड्स जो सप्लाई करी थी सेम क्वांटिटी में, उसकी वैल्यू 1000 थी, आप चाहे तो बेस प्राइस ले लीजिए ₹200। तो 200 1 यूनिट का प्राइस था, तो 200 इंटू 1.5 करेंगे तो 300 आएगा। तो 300 और 350, क्योंकि एक्चुअल प्राइस इसने चार्ज किया 350, विच एवर इज लोअर 300। हाँ है ना बच्चों? तो 300 इंटू 5 क्वांटिटी 5 यूनिट्स, तो सर 1500 1500 शुड बी द टर्नओवर विच शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4। पक्का बच्चों? अब ध्यान दीजिए सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर तो हम 1500 लेंगे। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो लेंगे ना, वो भी कितना लेंगे? 1000 प्लस 1500, टोटल 2500 ये लेंगे। ऐसा नहीं कि सब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आप 2750 ले लें, 2750 नहीं 2500 लेंगे, यही सर्कुलर ने कहा है बस। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से देख लिए रिफंड कितना बन रहा है। 1000 तो हो गया सर लोकल सप्लाई, 1500 हो गया जीरो रेटेड सप्लाई, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है 2500, और सर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना हो गया आपका 1500, और 270 वाज दी ITC एडमिसिबल। तो 270 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 2500 तो आता है 162। सो 162 इज द अमाउंट ऑफ रिफंड विच इज एडमिसिबल इन दिस केस। ठीक है, तो शायद इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का जो टर्नओवर होगा वही टर्नओवर हम लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ठीक है, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात, बहुत लॉजिकल बात। ओके चलिए सरकार, बस ये दो ही सर्कुलर थे एक्सपोर्ट रिफंड के केस में। सर आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर अगला जो अमेंडमेंट है वो ई-वे बिल के अंदर है, बड़ा ही अच्छा अमेंडमेंट है, इंपैक्ट अच्छा है सर, बाकी तो छोटा पॉइंट ही है सर। आपको पता है ई-वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है सर? सर हमने पढ़ा हुआ है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल अंडर रूल नंबर 138 सर दिया हुआ है। पहले जो था वो था क्या? ई-वे बिल वैलिड रहेगा फॉर 1 डे, कितने किलोमीटर के लिए? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। 1 डे विल बी द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल। पर सर अभी ई-वे बिल की वैलिडिटी के लिए सर डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, मतलब 200 किलोमीटर कर दिया है, मतलब ई-वे बिल की वैलिडिटी के पीरियड को कम कर दिया एक तरह से। मतलब अब 200 किलोमीटर के लिए एक दिन का टाइम दिया जाएगा एज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। मतलब उस ट्रक को या उस कन्वेंस को मिनिमम 200 किलोमीटर रन करना होगा एक दिन के अंदर अंदर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके डन। तो सर फॉर फर्स्ट 200 किलोमीटर्स 1 डे हो गया ऑब्वियसली इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप। अच्छा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ सब, जो 20 किलोमीटर था ना बेटा वो 20 किलोमीटर ही है। ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 लेग वाज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वो 20 किलोमीटर पहले भी था, 20 किलोमीटर अभी भी है। सर बाकी के नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में 200 किलोमीटर के लिए फर्स्ट अप टू 200 किलोमीटर के लिए 1 डे इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल, एंड आफ्टर दैट फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ
सर अगेन 1 एडिशनल डे विल बी अलाउड। ओके बच्चों, डन। तो कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सा चेंज हुआ है। पर हाँ सर, आईसीआई ने जो केस स्टडी बेस एमसीक्यू दिया था एक, उसके अंदर वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल का एक पॉइंट था। ओके, तो उसका क्वेश्चन का आंसर भी इस अमेंडमेंट की वजह से चेंज हुआ है। जो मैंने आपको जो क्वेश्चनर के अमेंडमेंट दी है उसके अंदर वो क्वेश्चन का मैंने अमेंडमेंट दे रखा है आपको बच्चों। ओके, अगर आपके नवंबर 21 में एग्जाम से या उसके बाद एग्जाम से तो ओके मालिक। चलिए सर अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये जो आपका रूल नंबर 138E था, अभी भी एक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी EWB 01। मतलब अच्छा, पहले तो ये रूल क्या था वो तुम्हें समझा देता हूं मैं ब्रीफ में, फिर इसमें अमेंडमेंट का वो अपने आप समझ में आएगा। सर अगर किसी भी सप्लायर या फिर रेसिपिएंट, दोनों में से किसी ने भी पिछले 2 महीनों में अपना GSTR 1 सबमिट नहीं किया हुआ है, या पिछले 2 महीने का GSTR 3B सबमिट नहीं किया हुआ है, या कंपोजिशन स्कीम वाला है तो उसने पिछले 2 सर क्वार्टर सा लास्ट 2 क्वार्टर का CMP 08 फाइल करके टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो ऐसे पर्सन्स के लिए कोई ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। न सप्लायर इश्यू कर पाएगा ईवे बिल, न वो खुद, अगर रेसिपिएंट है तो ना वो खुद इश्यू कर पाएगा, न ही ट्रांसपोर्टर इश्यू कर पाएगा, नहीं सर ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर कंपनी, कोई भी ऐसे पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, भले वो पर्सन सप्लायर हो या भले वो पर्सन रेसिपिएंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के उस जीएसटी नंबर के लिए कोई ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, भले वो गुड्स इनवर्ड सप्लाई के लिए ला रहा हो या आउटवर्ड सप्लाई के लिए भेज रहा हो। समझे मेरी बात? ये बात पहले से आपने पढ़ी हुई है रूल नंबर 138E में। क्लियर? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सप्लायर जिसने लास्ट 2 महीने के GSTR 1 सबमिट नहीं किए हुए, या मैंने क्वार्टरली अगर ले रखा है GSTR 1 का तो क्वार्टरली 2 क्वार्टर के GSTR 1 सबमिट नहीं किए हुए, या 3B सबमिट नहीं किया हुआ है, या फिर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन हो तो CMP 08 मैंने फाइल नहीं किया हुआ है लास्ट 2 महीने 2 क्वार्टर्स का, तो ऐसे केस में सर भले ही मैं सप्लायर हूं या भले ही मैं रेसिपिएंट हूं, मेरा इनवर्ड सप्लाई हो या आउटवर्ड सप्लाई हो, मेरे रेस्पेक्ट में कोई ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। ये रूल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है सर, हमने ऑलरेडी बात करी। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ? अब जैसे भैया आपने QRMP स्कीम पढ़ ली, अरे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम, तो सर पहले यह लिखा था GSTR 3B आपने लास्ट 2 महीने के लिए फाइल नहीं किया, तो 2 महीने की जगह लिख दिया लास्ट 2 टैक्स पीरियड्स। अब सर टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है आपको पता है? वो पीरियड जिसके लिए आपको टैक्स पे करना होता है, मतलब 3B फाइल करना होता है। सर टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड द पीरियड फॉर विच टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अब 3B जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट किया तो उनके लिए 2 क्वार्टर हो जाएगा, जिन्होंने मंथली ऑप्ट किया उनके लिए मंथली हो जाएगा सर। तो सर देखो ध्यान से, यहां पर 2 मंथ्स वर्ड्स को काट के 2 टैक्स पीरियड कर दिया, मतलब सच अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ है। ओके देखिए, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन थी कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जिन्होंने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए GST CMP 08 फाइल नहीं किया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेकंड नॉर्मल लोगों के लिए था जिन्होंने रिटर्न फर्निश नहीं किए, रिटर्न मतलब 3B लास्ट 2 मंथ लिखा था तो 2 मंथ वर्ड, अब भैया QRMP स्कीम आ गया ना यार, तो कुछ लोग क्वार्टरली भी तो फाइल करेंगे, तो यहाँ पे 2 टैक्स पीरियड कर दिया है बेटा। ओके तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। फिर जो GSTR 1 था स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसके लिए लास्ट 2 मंथ और 2 क्वार्टर पहले से लिखा होता, क्योंकि क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करने का ऑप्शन तो पहले भी था सर, हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। एक रेस्ट्रिक्शन और ऐड कर दी बेटा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया किसी भी वजह से, भले आपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया या डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, क्लियर, किसी भी पर्पस के लिए कुल मिला के आपका रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड हुआ है, तो ऐसे केस में उस पीरियड के बीच में आपका ईवे बिल कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा, ना आप जनरेट कर पाएंगे ना आपके लिए कोई और जनरेट कर पाएगा, भले आप सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो सर। क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर डी न्यू ऐड किया है, और पॉइंट नंबर डी में लिख दिया बीइंग अ पर्सन whose registration has been suspended under the provisions of sub rule number 1 or sub rule number 2 or sub rule number 2A of rule number 21A। क्लियर? तो सर कुल मिला के किसी भी वजह से अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है सस्पेंड, तो आपके रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये रूल नंबर 138E पूरा खत्म हो गया सर। क्लियर? जो अमेंडमेंट थे वो कुछ भी नहीं थे खास। ओके मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, अगर आपने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए GST CMP 08 फाइल नहीं किया हुआ है 1% तो वो, या फिर आपने GSTR 3B मतलब रिटर्न्स लास्ट 2 टैक्स पीरियड के लिए आपने फाइल नहीं किए हुए हैं, या फिर GSTR 1 जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वो लास्ट 2
पीरियड्स के लिए, मतलब या तो मंथली, क्वार्टरली आपने फाइल नहीं किए हुए सर, या फिर सर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, सस्पेंड हुआ है किसी भी कारण से, तो उस पीरियड के लिए उस टाइम आपके रेस्पेक्ट में, भले आप इनवर्ड सप्लाई ला रहे हो या आउटवर्ड सप्लाई भेज रहे हो, आप सप्लायर हो रेसिपिएंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रेस्पेक्ट में कोई ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर, डन। ये रूल नंबर 138 के अमेंडमेंट भी शायद पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गए। माहौल सरकार, आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ है, एक नया सब रूल नंबर 1A एड हुआ है, ये तो था रूल नंबर 122। अच्छा, यहाँ सेक्शन नंबर 122, सॉरी, इस पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे अमेंडमेंट है, पर रेफरेंस आ रही थी पिछले सेक्शन मेन पॉइंट की, इसलिए मैंने वो पेज भी स्कैन करके आपको अपलोड किया बेटा। ओके, तो ऐसा यहाँ पे इस पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। जो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन नंबर 122 में सब सेक्शन नंबर 1A एड हुआ है सर। ओके, अब सर सब सेक्शन 1A क्या एड हुआ है वो देखना बच्चों, बड़ा अच्छा पॉइंट एड हुआ है सर। जो बोगस बिल के ट्रांजेक्शन है, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने इस बार हर तरफ, जैसे हमने आईटीसी में भी पढ़ा सर, जहां पे भी बोगस बिल के चांसेस थे वहां वहां पेनल प्रोविजंस को भी गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, और बोगस बिल के ट्रांजेक्शंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सर बड़े ही हार्श प्रोविजंस ऐड कर दिए, सो दैट जो पर्सन, देखो आज फॉर एग्जांपल मैंने कोई बोगस आईटीसी पास ऑन करने के लिए बोगस बिल इशू कर दिया, फिर हमने क्या किया, 10 कंपनीज बीच में इंटरमीडिएट बनाई हुई है, तो मैं बिल उसको देता हूं, ए को, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे, डी ई, और अल्टीमेटली जिसको क्रेडिट चाहिए था अल्टीमेटली लास्ट में आ जाता है, सो दैट चेन लंबी होगी तो डिपार्टमेंट को पकड़ने में थोड़ा सर टाइम लगेगा। हाँ है ना बच्चों, तो सर गवर्नमेंट ने इस तरह के बोगस बिल के ट्रांजेक्शंस को कटल करने के लिए, रोकने के लिए, और उनको मारने के लिए सरकार गवर्नमेंट ने एक सबसेक्शन 1A भी ऐड किया है। आप एक बार पढ़ो, मजा आएगा सर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन, एनी पर्सन who retains the benefit of a transactions covered under clause number 1, 2, 1, 2, 7 और 9 of subsection number 1, मतलब हम पढ़ेंगे अभी चारों केस जो है बेटा वो पिछले पेज में मिलेंगे। मैंने बताया ना रेफरेंस आएगा सेक्शन 122 के उन सेक्शंस का, इसलिए मैंने वो पेज भी स्कैन किया। 2 मिनट रुकिए अभी, आप पहले एक बार समझ लो क्या लिखा है। एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ, अभी आप दिमाग में रखो बोगस बिल, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजेक्शंस कवर्ड इन बोगस बिल एंड एट whose instance such transaction is conducted, मतलब मास्टरमाइंड कौन था इनके पीछे का। देखो क्या किया, 10 कंपनीज बना के उनको तो मोहरा बनाया गया क्रेडिट पास ऑन करने का। अल्टीमेटली बेनिफिट किसने रिटर्न किया है, अल्टीमेटली उस आईटीसी का, बोगस आईटीसी का फायदा किसको हुआ है, हाँ है ना, किसके इंस्टेंसेस पे वो ट्रांजेक्शन हुए वो भी गया। मतलब सर देखो बोगस बिल में इशू कर रहा हूं तो सबसेक्शन 1 में मैं तो कवर हुई हूं कि आई एम लायबल फॉर अ पेनल्टी, पर जिसके इंस्टेंस पे मैंने ट्रांजेक्शन किया, जिसकी डायरेक्शन पे मैंने काम किया और जिसने अल्टीमेटली बेनिफिट रिटर्न किया है वो भी गया, उस पर भी 100% ऑफ टैक्स इनवर्ड की पेनल्टी लगेगी बेटा। पढ़िए सर, एट हुज इंस्टेंस such transaction is undertaken is conducted shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded और ITC availed of और passed on, मतलब जितने अमाउंट का टैक्स इन्वॉल्व था या जितने अमाउंट का ITC आपने अवेल किया या पास ऑन किया, क्लियर सर, या जितने अमाउंट का टैक्स आपने इवेड किया उतने अमाउंट का टैक्स, मतलब 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच विल बी लेविड ऑन दैट पर्सन ऑल्सो जिसके इंस्टेंस पे ट्रांजेक्शन किया गया और जिसने इसका बेनिफिट रिटर्न किया है। समझे मेरी बात? अब सुनना बच्चों, जिसने बोगस बिल इशू किया वो तो लायबल फॉर पेनल्टी सबसेक्शन 1 में वैसे भी कवर हो रहा था, और जिस मास्टरमाइंड की डायरेक्शन पे काम किए वो भी गया। समझे? सबसेक्शन 1A ने उसको पकड़ा है बेटा। ओके, तो सर ये डायरेक्ट पार्ट था सबसेक्शन 1A, यही सेम पॉइंट यहाँ पे नीचे एनालिटिकल व्यू में मैंने लिखा हुआ है सर। ओके, अब हम वो 4 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जो सबसेक्शन 1, क्लोज 1, 2, 7 और 9। सर ये सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, 1, 2, 7 एंड 9 देख लीजिए अब इनमें क्या क्या लिखा है सर। फर्स्ट, सप्लाई एनी टैक्स वेयर टैक्सेबल पर्सन हु supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues any incorrect or false invoice with respect to any supply। भाई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दिए विदाउट एनी इनवॉइस या फिर फॉल्स इनवॉइस बना दिया सर। सेकंड, issues any invoice or bill without supply of goods or service or both in violation of the provisions of this act or rules made thereunder, मतलब
केवल बोगस बिल इश्यू कर दिया सर, गुड्स वगैरह सप्लाई किए नहीं, केवल क्रेडिट पास ऑन करने के लिए बिल इश्यू कर दिया। थर्ड मतलब ये 7 वाला पॉइंट, सर टैक्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ either fully or partially in contravention of the provisions of this act or rules made thereunder। गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं हुआ, भाई साहब ने क्रेडिट ले रखा है, क्योंकि क्रेडिट वो केवल इधर से उधर पास ऑन कर रहे हैं। देन टैक्स और डिस्ट्रीब्यूट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 20 और द रूल्स मेड देयरअंडर, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD है ना, वो रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है साहब, रॉन्ग क्रेडिट लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे केस में सर ये चारों केस में ध्यान रखना, जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो पर्सन क्रेडिट ले रहा है, दे रहा है, सर वो तो गए सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, पर जो पर्सन ने इन ट्रांजेक्शन का बेनिफिट रिटर्न किया है एंड जिसके इंस्टेंसेस भी वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस पे भी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट टैक्स इवेडेड और ITC पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड, उतना अमाउंट का पेनल्टी इस पे भी लगेगा। ध्यान रखना 2 मार्क का क्वेश्चन मुझे इस पर एक्सपेक्टेड है इन दी CA फाइनल एग्जाम्स ऑफ नवंबर 2021, शायद आए, शायद हो सकता नहीं भी आए। ओके चलिए सर, ये चारों पॉइंट हो गए आपके सेक्शन नंबर 122। चलो सर अब मैं आपको सेम पॉइंट बताता हूं, यहां पे भी ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, ये सेक्शन नंबर 132 जिसमें पता है ऑफेंसेस लिखे बेटा कि 5 करोड़ से अबव अगर आपका टैक्स इवेजन हुआ तो सर आपको जेल होगी। और हाँ है ना, देखो नेक्स्ट पेज पे बेटा, ये नेक्स्ट पेज में लेके आता हूं, देखिए याद आया बेटा आपको, शायद याद आ रहा होगा टेबल आपको। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और एरोनियस रिफंड और रॉन्ग, क्योंकि ये पहले समझ में आएगा तो आगे वाला अमेंडमेंट समझ में आएगा, यहां से लिंक दे बेटा वो एक बार पहले मैं बेस बना रहा हूं आपको, क्लियर, क्योंकि बेस बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ओके अब ध्यान दो सर, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और एरोनियस रिफंड और रॉन्ग ITC अवेल्ड और यूटिलाइज्ड इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, तो फाइन तो लगेगा, बट अप टू 5 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट है। एक्सीडिंग 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो 3 साल तक की जेल है, याद आया बेटा आपको। और इसमें एक पॉइंट और लिखा था यहाँ पर, all the offenses mentioned in this section are non cognizable, जितने भी GST के सेक्शन से जितने भी ऑफेंसेस GST के, those are non cognizable and bailable except 4, क्लियर, एक्सेप्ट 4 जो A से लेकर D में कवर थे, where the amount exceeds ₹5 करोड़। मतलब सर हम पढ़ेंगे आगे, A से लेकर D वापस पढ़ने वाले, वहीं पे चेंज हुआ है, पर ये समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि चेंज क्यों हुआ। सर A से लेकर D के इंस्टेंसेस में जो भी पॉइंट कवर है, उन ऑफेंसेस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ तो वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे। और जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं आपको पता होता है सब, देयर अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट, है ना, नॉन बेलेबल होते हैं वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर के पास सर पावर नहीं होता उसको रिलीज करने का। ऐसे केस में क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करते हैं उस एसएससी को, हाँ है ना, उस टैक्स इवेडर को बचा। तो सर अब वो A से लेके D तक जो पॉइंट था ना, उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया है। ओके सर, अभी तक तो मैंने कोई अमेंडमेंट पढ़ाया नहीं आपको, अब बता रहा हूं कि वो A से लेके D तक के जो केस थे, ये 4 केस इन सेक्शन नंबर 132, ये जो 4 केस थे जिनमें अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीडिंग ₹5 करोड़ होता है, तो ऐसे केस में इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर तो ही है, वो केस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। उसमें यहां पर ये वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, ये वर्ड्स पहले यहां ई में थे, ई में ये वर्ड्स लिखे हुए थे, पर अगर वहां पर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड मोर देन ₹5 करोड़ हो भी जाए तो भी वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस होता था। पर गवर्नमेंट ने अगेन बोगस बिल के ट्रांजैक्शंस करने वाले लोगों को सर कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए इस ऑफेंस को क्लोज नंबर C में इंसर्ट कर दिया। मतलब सर वहां पे अगर अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सीडिंग ₹5 करोड़ हो गया तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की स्कोप में आ जाएगा। इसलिए सरकार ने बड़े ही दिमाग लगा के इसको ई पॉइंट से हटा के C में डाल दिया। अब देख लीजिए C एक बार पूरा ही पढ़ लीजिए बेटा। अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल रेफर टू इन क्लोज नंबर B, मतलब जहां पर इनवॉइस दे देता सप्लायर ने विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो सप्लायर तो गया क्लोज नंबर B के अंदर, C में लिखा था उस बोगस बिल के बेस पे जो क्रेडिट ले रहा है वो पर्सन, या फिर अब जो नए पॉइंट ऐड हुए पढ़ना, और फ्रॉडुलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। सर आपको बिल आया ही नहीं और सर बिना बिल के आपने फ्रॉडुलेंटली क्या ले लिया, ITC ले लिया। सब विदाउट एनी इनवॉइस और विदाउट एनी बिल आपने ITC फ्रॉडुलेंटली अवेल कर लिया। सर 3B के अंदर आपको क्या करना था, क्रेडिट लेनी थी। GST 2A में आपके इनवॉइस आ नहीं रहा है, आपके पास एक्चुअली इनवॉइस है ही नहीं, पर आपकी लायबिलिटी पे करने के लिए आपने क्या कर लिया, बोगस क्रेडिट ले लिया खुद नहीं सर, हाँ है ना बच्चों। सो दैट लायबिलिटी पे ही नहीं हुई सर, सरकार को तो एक तरह से टैक्स मिला ही नहीं।
और सर इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए सरकार ने क्या बोल दिया कि यहां पर अगर टैक्स का अमाउंट आईटीसी जो आपने लिया है, रॉन्गली अवेल किया है, फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, वो एक्सीडिंग ₹5 करोड़ अगर हो गया तो उसको कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस कह देंगे बेटा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ है। और हाँ, बात समझ में आपको मेरी है, एक तो ये हुआ है, प्लस यहां पे जो मेन हेडर है बेटा इसका, सेक्शन नंबर 132 का, देखो इसके अंदर भी मास्टरमाइंड को भी ऐड कर दिया बेटा। मतलब जो पर्सन ये ऑफेंसेस कर रहा है वो तो लायबल फॉर पनिशमेंट है ही है, जिसके डायरेक्शन पे ये ऑफेंसेस हो रहे हैं, मास्टरमाइंड वो भी गया। देख लीजिए बेटा, दिस सेक्शन एनेबल्स इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑल दोज पर्संस whoever commits, जो कमिट करा वो तो ही है, और causes to commit and retain the benefits arising out of any of the following offenses। जो सेम वर्ड्स हमने आगे पढ़े थे बेटा कि सर मास्टरमाइंड भी गया कि सर जिसकी डायरेक्शन पे कोई दूसरा पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई डमी कंपनी बना दी सब किसी के नाम पर, और उस डमी कंपनी में ट्रांजेक्शन मैं करवा रहा हूँ मेरी डायरेक्शन पे, और उसके बेनिफिट जो रहा है मेरे पास, अल्टीमेटली मेरे को रिटर्न हो रहा है, तो सर मैं भी गया, वो कंपनी वाले तो गए, मैं भी गया सर। तो द पर्सन हु इज कमिटिंग द ऑफेंसेस और a person who causes to commit the offense and return the benefits arising out of any of the following offenses। तो सर उन पर्सन्स को भी बोल दिया कि साहब तुम्हारी भी हम बैंड बजाएंगे और तुमको भी जेल भेजेंगे हम। ठीक है, जो भी इन ट्रांजेक्शंस का बेनिफिट रिटर्न कर रहा है और जिसकी डायरेक्शन पे ट्रांजेक्शन हो रहा है सर। ओके मालिक, डन। तो सरकार ये आपका अमेंडमेंट कवर होता है। अच्छा, इस पेज पे कोई अमेंडमेंट देखिए, जैसे यहां मैंने ए लिखा है, ए फॉर अमेंडमेंट, ये है आपका पेज नंबर 1535। ओके, यहां मैंने दो जगह अमेंडमेंट लिखा क्योंकि एक तो यहां पर ऐड हुआ पॉइंट और एक यहां पे ऐड हुआ। ओके बच्चों, पर ये 536 भी मैंने आपको पेज नंबर दे रखा, पर देखिए इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर अगर ये पेज में आपको नहीं समझा था पहले, तो पिछले वाले पेज पे क्या अमेंडमेंट हुआ वो शायद समझ नहीं आता आपको। प्लस ये जो सेक्शन है इसके बाद नेक्स्ट पावर टू अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट आपकी बुक में सेक्शन दे रखा होगा, मैंने अपने बुक के इस पेज पर, उसमें भी सिंस अरेस्ट के प्रोविजन से मैंने ये प्रोविजंस रिपीट किए हुए थे, तो सर ये वाला पेज भी मैंने आपको दे दिया स्कैन करके, सो दैट आप अपनी बुक के अंदर यहाँ पे भी वो चेंज कर दे, जो मैंने पढ़ा है वही चेंज यहाँ पे भी है, और यही चेंज नेक्स्ट पेज पे भी मैंने किया हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे भी वो ऑफेंसेस की लिस्ट वापस से दे रखी है। तो सर वो जो क्लोज नंबर सी में चेंज हुआ वो क्लोज नंबर सी यहाँ रिपीट हो रहा था, इसलिए ये वाला पेज भी मैंने आपको स्कैन करके दे दिया, सो दैट अगर कोई अमेंडमेंट एक जगह हुआ पर उसका 3 जगह इंपैक्ट है या 3 जगह उस पॉइंट को मैंने रिपीट किया हुआ है, तो तीनों जगह अपनी बुक में आप चेंज कर दे, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो आपको कभी भी पढ़ते वक्त। माहौल सरकार आओ बच्चों। ओके सर, अब बताता हूं आपको, जीएसटी के सारे अमेंडमेंट तो हो गए खत्म, क्लियर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा आपको। अब आ गए हम कस्टम्स के अमेंडमेंट पे। मैं बता देता हूं कस्टम्स में केवल 2 पॉइंट्स चेंज हुए, 2 पॉइंट ऐड हुए, समझ लीजिए। फर्स्ट, फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूं, आईसीआई ने जो अपने बुक में दे रखा वो शायद वो 1 या 2 पेज का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, फेसलेस असेसमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है, पर मैंने एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था, एक सर्कुलर भी इशू हुआ था, उन सब को मर्ज करके थोड़ा सा डिटेल में फेसलेस असेसमेंट को समझाया है कस्टम्स के अंदर। इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन चैप्टर के एंड में इस टॉपिक को मैंने इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो वो सारे पेज में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जस्ट एक फेसलेस असेसमेंट होता क्या है वो समझाने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स दिए। बहुत मेजर कोई सच देखा जाए तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेजर पॉइंट नहीं है, आप 4-5 पेज देख के डरना मत, इसके एक एक वर्ड को रटने की जरूरत नहीं है, केवल सिस्टम समझाया है फेसलेस असेसमेंट का क्या होता है। ओके, एक तो यहां पर ये पॉइंट एड हुआ है, और एक कस्टम्स में कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के जो रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट हुआ है। बस ये 2 ही अमेंडमेंट है कस्टम्स के अंदर, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। फेसलेस असेसमेंट, देखो सबसे पहली बात, कस्टम्स डिपार्टमेंट कब से ही ये कोशिश कर रहा है कि हमारा सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑटोमेशन मोड पे चला जाए। तुरंत कस्टम्स नाम का इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सो दैट हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे असेसमेंट सिस्टम को स्मूथ कर पाए। अब देखो बेटा, फेसलेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखो फेसलेस असेसमेंट, अब आपने, मैं उसकी शुरुआत करता हूं पहले आपके लिए। आपको पता है जब भी हमने पढ़ा है बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, शिपिंग बिल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है ना। कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप कर रहा था कस्टम्स, ये हमने बात करी थी बेटा। जी हाँ सर, तो धीरे धीरे असेसमेंट को सिस्टम को भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फेसलेस। पर इसको इन्होंने एक साथ चेंज नहीं किया, पहले बेंगलुरु चेन्नई ये 2 पोर्ट्स पर इन्होंने फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को लागू किया, इंप्लीमेंट किया, फिर धीरे धीरे करते करते फेजेस में इन्होंने फेसलेस असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया जीएसटी में, एंड 31 अक्टूबर 2020 तक पूरे देश में
कस्टम्स का सिस्टम फेसलेस असेसमेंट कर दिया है। अभी क्या होगा सर, जो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है, आप बस सुनो ध्यान से, इसको ग्रेड कर लेना सर, रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिस्टम बहुत समझ में आएगा आपको, यहाँ फिट हो जाएगा सर। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम जो उन्होंने बनाया है वो कैसे बनाया है, समझना क्या सिस्टम है इसका। कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा कोई भी इंपोर्टर या उसका एजेंट, उसमें क्या होगा, रिस्क इवेल्युएशन बेसिस पर, रिस्क इवेल्युएशन क्राइटेरिया के बेस पर कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा, कुछ बिल ऑफ एंट्री को सेलेक्ट करता है साहब, और वो जो बिल ऑफ एंट्री सेलेक्ट हुई है, जो हमने सेक्शन नंबर 17 पढ़ा भी था बेटा ये बात, जो बिल ऑफ एंट्री सेलेक्ट हुई है उन बिल ऑफ एंट्रीज को रेफर कर दिया जाएगा फॉर असेसमेंट पर्पस। उनका एक एक एंट्री का असेसमेंट होगा साहब, बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो जो भी आपने एंट्रीज फिल करी है उन सब का असेसमेंट होगा, उन सब का वेरिफिकेशन होगा, और वो कौन करेगा सर, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो असेसमेंट करेंगे। मतलब साहब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया है मुंबई पोर्ट पर, मैंने कहा इंपोर्ट किया है, मुंबई पोर्ट पे कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, अब सर मुंबई पोर्ट के जो ऑफिसर है वो असेसमेंट नहीं कर रहे, कोई और पोर्ट पर या किसी और लोकेशन पर फिजिकली वो ऑफिसर कहीं और लोकेटेड है और वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं, सो दैट हाँ जी ट्रांसपेरेंट काम हो, स्मूथ काम हो। देखो एनोनिमिटी मतलब पता नहीं है कि असेसमेंट कौन कर रहा है, तो वहां डेफिनेटली करप्शन के चांस कम होते हैं। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होता है सर। तो दीज आर द की फीचर्स। फर्स्ट देखना की ऑब्जेक्टिव्स, एनोनिमिटी इन, एनोनिमिटी मतलब आप कहीं और मैं कहीं और, पता नहीं कि हम कहाँ है सर, जैसे अभी मैं देखो कहाँ बैठा हूँ आपको नहीं पता सर, क्लियर फेसलेस। ओके सर, एनोनिमिटी इन असेसमेंट फॉर रिड्यूस्ड फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द ट्रेड एंड कस्टम्स। सेकंड, स्पीडियर कस्टम्स क्लियरेंसेस थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे वो असेसमेंट करेंगे सर इसके लिए। ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट अक्रॉस द लोकेशन, क्योंकि सर यहाँ पे करप्शन का चांस नहीं, तो यूनिफॉर्म रहेंगे असेसमेंट हमेशा। एंड प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन असेसमेंट, सर किसी सेक्टर के मान लो ऑफिसर्स ये स्पेशलाइज्ड है तो उनको वो असेसमेंट ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उस सेक्टर के जो बिल ऑफ एंट्री होगी उन्हीं को दिया जाएगा, सो दैट स्पेशलाइज्ड वे में आपका असेसमेंट हो। हाँ है ना बच्चों। सो ये सब क्या है, की ऑब्जेक्टिव है, फास्ट हो, स्पीडियर हो, अच्छी तरह से हो, यूनिफॉर्म हो, और इन सर यू नो अगर फेसलेस हो रहा तो डेफिनेटली वहां पे करप्शन के चांस भी कम होंगे। तो सरकार ऑल दीज आर दी रीजंस क्यों फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, कॉमन पोर्टल, जैसे मैंने पढ़ा था जीएसटी के अंदर, जीएसटी का कॉमन पोर्टल नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, वैसे ही कस्टम्स का भी कॉमन पोर्टल नोटिफाई कर दिया, www.icegate.gov.in, ये नोटिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफाई किया, दिस इज द कॉमन पोर्टल विच इज यूज्ड फॉर ऑल दिस पर्पस ऑफ द एक्ट। ओके, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना सर, जितना भी आप शिपिंग बिल वगैरह फाइल कर रहे हो, जो भी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करेगा डिपार्टमेंट आपको, ये सब कुछ इसके थ्रू होगा। ओके, अब सर ऑल इंडिया रोल आउट तो हो गया फेसलेस असेसमेंट, पर ये किस तरह से होगा, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले फेसलेस असेसमेंट ग्रुप बनाया। अब फेसलेस असेसमेंट ग्रुप जो बनाया ये क्या है सर, ये समझाया है। दिस कंसिस्ट ऑफ अप्रेजर्स और सुपरिंटेंडेंट्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एनी बिल ऑफ एंट्री दैट इज असाइन्ड टू दिस ग्रुप in the customs automated system. It's a group of people, group of officers. हाँ है ना बच्चों, जो कहीं और लोकेटेड है और सर एक्चुअली इंपोर्ट किसी और पोर्ट पे हो रहा है। पर ऐसा नहीं कि पोर्ट पे ऑफिसर ही नहीं होंगे सर, पोर्ट असेसमेंट ग्रुप भी है विच इज लोकेटेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इटसेल्फ। जिस पोर्ट पे आपने इंपोर्ट किया वहां पे भी तो ऑफिसर होंगे। तो सर अब मुझे बताओ, उन गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो क्या वो फेसलेस असेसमेंट ग्रुप तो कहीं और बैठा हुआ है साहब, हाँ है ना, गुड्स किसी और इंपोर्ट पे है, सैंपल्स ड्रॉ करना है, टेस्टिंग के लिए भेजना है, सब तो यही करेंगे ना यार। तो पढ़िए, पोर्ट असेसमेंट ग्रुप्स वुड बी अप्रेजिंग ग्रुप करंटली लोकेटेड इन ईच पोर्ट ऑफ इंपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस एज इज द नॉर्मल प्रैक्टिस, जो नॉर्मल प्रैक्टिस के थ्रू होता है वो। द पोर्ट पीएजी मतलब पैग नहीं होए, the port assessment groups would also handle all other functions pertaining to the bill of entry which are not marked to the फेसलेस असेसमेंट ग्रुप बाय द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। भाई कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा, रिस्क इवैल्यूएशन बेसिस पर कुछ बिल ऑफ एंट्री को सेलेक्ट करके फिर देगा फेसलेस असेसमेंट ग्रुप को। बाकी बिल ऑफ एंट्री तो सर ये लोग ही असेस करने वाले ना भाई, पोर्ट वाले, पोर्ट असेसमेंट ग्रुप।
as well as the bill of entry that are referred by the faceless assessment group to the port of import for any reason. faceless assessment group को कुछ वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी रेफर कर देंगे पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को. इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो किसी गुड्स का सैंपल ड्रॉ करके लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा है और लेबोरेटरी टेस्टिंग में टाइम लग रहा है, तो वहां पे प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा फेसलेस असेसमेंट ग्रुप. पर वो प्रोविजनल असेसमेंट करने के बाद उस बिल ऑफ एंट्री को रेफर कर देंगे पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को. वो पोर्ट असेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, जब भी लेबोरेटरी की रिपोर्ट आएगी या एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो आएगी, तो पोर्ट असेसमेंट ग्रुप उसका फाइनल असेसमेंट करेगा. तो ये सब काम तो इनको करना ही है, ऐसा नहीं कि पोर्ट असेसमेंट वाले कुछ भी नहीं करने वाले. पोर्ट के जो ऑफिसर्स है उनके लिए भी फंक्शन है बेटा सारे ये वाले. ओके, इट इज क्लेरिफाइड दैट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इज द कस्टम्स स्टेशन ऑफ द इंपोर्ट of goods where the importer has filed bill of entry for home consumption या bill of entry for warehousing. ठीक है सर. अब तुरंत सुविधा केंद्र located at the port of import. भाई अब जो पर्सन इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसको सुविधा देने के लिए, मतलब फैसिलिटी देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको कुछ प्रोसीजर में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत सुविधा केंद्र लोकेट इन्होंने क्या किए, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे लोकेट किए. ये सर ऑलरेडी थे सर. द कमिश्नरेट having the jurisdiction over the port of import would set up a Turant Suvidha Kendra for facilitating customs clearance. Turant Suvidha Kendra would be dedicated cell in every custom port, sir, which is manned by customs officer. Obviously, the Turant Suvidha Kendra is basically created to facilitate the trade. This is created to facilitate the trade. Trade मतलब importer exporter जो होते हैं बेटा, इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए लोग हैं. In completing various formalities relating to customs assessment locally imported at the port of import. Clear? As is presently done. जो अभी होता है वैसा काम तो ये भी करेंगे सर. अब इनके नॉर्मली काम क्या क्या है बेटा, एक्सेप्ट बॉन्ड एंड बैंक गारंटी. कई बार बॉन्ड और बैंक गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ती है, वो एक्सेप्ट करेंगे. कैरी आउट एनी अदर वेरिफिकेशन दैट में बी रेफर्ड बाय द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप. फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने कुछ वेरिफिकेशन बोला है, फिजिकली इन गुड्स को वेरीफाई करो. डिफेजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और परमिट्स लाइसेंसेज वेर एवर रिक्वायर्ड. भाई एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपका परमिट दिखाओ. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये लोग ही देखेंगे ना यार, वो लोग तो कहीं और स्कैन करने में तो कहीं भी बदमाशी कर सकता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर, क्योंकि आपको पता है पीडीएफ स्कैन करना मतलब सर उसमें कई सारे एडिटिंग हो जाती है. तो डिफेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डेबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, परमिट लाइसेंस वेर एवर रिक्वायर्ड. मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई स्क्रिप्ट दी हुई सर, अब स्क्रिप्ट के अंदर मान लो 1 लाख पॉइंट है, उसमें से 20,000 डेबिट करने, आपने उन पॉइंट्स को यूज कर लिया, तो डेबिट तो ये लोग करेंगे एक्चुअली बेटा. देन अदर फंक्शन विच आर डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर टू फैसिलिटेट द ट्रेड. ट्रेड वालों मतलब जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको हेल्प करने के लिए जो भी कमिश्नर डायरेक्शन देगा इनको, वो सब काम ये लोग करेंगे. ठीक है सर. तो ये बेसिक फंक्शन दिखाया कि फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या होता है, पोर्ट असेसमेंट ग्रुप क्या होता है, एंड तुरंत सुविधा केंद्र क्या है. ये इंफॉर्मेशन जस्ट आपको दी है, कोई खास बात नहीं है. अब सर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट. सर अब मान लो कोई इस गुड्स का एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स करना है, अदर फंक्शंस करने रिलेटेड टू असेसमेंट, वो सब काम ये लोग करेंगे. प्लस सर देखो फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, असेसमेंट कर देगा, पर उसका कस्टम क्लियरेंस, एक्चुअल वेरिफिकेशन. अब मान लो उसने बोला, याद है आपको कि सर वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, सेक्शन नंबर 49 कि प्लीज सर मेरे को इन गुड्स का टेम्पररी वेयर हाउसिंग अलाउ कर दो. ये लोग तो पोर्ट वाले ही करेंगे ना सर. अब मान लो सर गुड्स आ गए पोर्ट पे, 30 डेज हो गए, कोई आया ही नहीं, तो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना है सेक्शन नंबर 48 के अकॉर्डिंग. कौन करेगा, ये लोग करेंगे. तो अदर फंक्शंस तो पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे जो होते हैं वो तो होने ही होने सर. ठीक है. चलिए अब एक बेसिक चीज हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय फेसलेस असेसमेंट ग्रुप. फेसलेस असेसमेंट ग्रुप किस तरह से काम करता है, उसका बेसिक फंक्शन किस तरह से वो काम करेगा, प्रोसीजर क्या है वो यहाँ दिया हुआ है. ठीक है. ये मैंने सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन को मर्ज करके सिंपल लैंग्वेज में एक सिंगल वे में आपको दिया हुआ बेटा. आइए बच्चों देख लेते हैं क्या है. अच्छा कुल मिला के मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है. पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेना, कोई खास बात नहीं है. कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम रिस्क इवेल्युएशन बेसिस पर कुछ बिल ऑफ एंट्री को सेलेक्ट करेगा और उसको रेफर करेगा फेसलेस असेसमेंट ग्रुप को फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग देयर असेसमेंट. अच्छा अब आपने सेक्शन नंबर 17 तो पढ़ा हुआ है सर असेसमेंट का, सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट हमने पढ़ा हुआ है सब, तो उसको यूज करते हैं हम. अब क्या होगा, अरे असेसिंग ऑफिसर बस फेसलेस हो गया, बाकी सिस्टम सेक्शन नंबर 17 18 थोड़े चेंज हुआ सर. अब क्या होगा, जो आपने सेल्फ असेस करके बिल ऑफ एंट्री सबमिट करी थी उसको वेरीफाई करेंगे फेसलेस असेसमेंट ग्रुप वाले ऑफिसर. उनको लगता है एवरीथिंग इज ओके, तो सर उसी को असेस करके उसी को बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न कर देंगे, काम खत्म, कस्टम पे करो, गुड्स को ले जाओ सर. सेकंड, अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगेन
इलेक्ट्रॉनिकली उसमें कम्युनिकेट कर देंगे लोग कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है गुड्स का तो पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को बोल देंगे, या फिर कुछ गुड्स का सैंपल ड्रॉ करके टेस्टिंग के लिए भेजना लेबोरेटरी तो डायरेक्शन दे देंगे पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को। प्रोविजनल असेसमेंट करना, प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे एक बार, और बिल ऑफ एंट्री को रेफर कर देंगे पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को। जब भी उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाएगा या एग्जामिनेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, तब क्या होगा, पोर्ट असेसमेंट ग्रुप वाले ऑफिसर्स उसका फाइनल असेसमेंट करेंगे, कस्टम क्लियरेंस कराएंगे और भारत माता की जय हो जाएगा। सर समझे मेरी बात? ये सिंपल सा प्रोसीजर है, देख लो अब सर, और क्या बात है सर। चलिए, सबसे पहली बात, द इंपोर्टर शेल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री ऑन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, जो आइस गेट का पोर्टल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली एज पर सेक्शन 46 of the Customs Act and upload the supporting documents for assessment on e-संचित। e-संचित नाम का एप्लीकेशन है, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे जो भी रिक्वायर्ड है। As at present, the selection of bill of entry for verification of self-assessment shall primarily be on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria। ठीक है साहब, और वही वर्ड्स में जो मैंने बोले वही लिखे ना सर यहाँ पे, और क्या है, द बिल ऑफ एंट्री वुड बी असाइंड टू द एन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड फेसलेस असेसमेंट ग्रुप फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट पर्पसेस बाय द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम फेसलेस असेसमेंट ग्रुप के ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा कि इस बिल ऑफ एंट्री के लिए आप असेसमेंट करोगे सर, फिर मतलब असाइन टू एन ऑफिसर हो गया। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप में डिसाइड टू return the bill of entry to the importer for payment of duty after verification on the basis of declaration made and documents available in e-संचित। मतलब everything is found okay, bill of entry रिटर्न कर दिया असेस करके, वो बोल देंगे ड्यूटी पे कर ले जा भैया गुड्स। या फिर उनको लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए तो मंगा सकते हैं, अगेन सर वो इलेक्ट्रॉनिकली ही कम्युनिकेट होगा और वो इलेक्ट्रॉनिकली ही डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। थर्ड, गेट एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द गुड्स कैरिड आउट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी लायबिलिटी एंड और फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन। मान लो कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल रेस्ट्रिक्टेड इंडिया के अंदर की ये इंपोर्ट नहीं करना है, या सर किसी गुड्स को बैन किया हुआ कि इसका इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो वो केमिकल सही में वो वाला केमिकल है या नहीं है, टेस्टिंग लिए भेज दिया सर, ठीक है सर। फिर वेयर द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग विद द असेसमेंट, द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप शैल रेज द क्वेरी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सीक द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। सर ऐसे केस में क्या होगा, वो क्या करेंगे, पहली बात तो जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए प्रेफरेबली इन अ कंसोलिडेटेड मैनर, मतलब ऐसा नहीं कि आज एक डॉक्यूमेंट मंगाया, कल दूसरा और मंगा दिया, तीसरा और मंगा दिया, कोशिश करेंगे कि भाई एक साथ बोल दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए। आइस गेट पोर्टल के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट कर देंगे इंपोर्टर को। द इंपोर्टर शेल रेस्पॉन्ड टू द क्वेरी इलेक्ट्रॉनिकली एंड और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट थ्रू ई संचित। ठीक है मालिक, डॉक्यूमेंट्स दे देगा थ्रू ई संचित। आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द सेम द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप शेल, अब भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह आपने सबमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने क्वेरी रेज करी, आपने उसका रिप्लाई दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे तो ई संचित उन्होंने अपलोड कर दिया। अब उसके बाद फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, उनको स्क्रूटनाइज करके क्या क्या एक्शन लेगा। सबसे पहली बात, अगर उनको लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज फाउंड ओके, तो बिल ऑफ एंट्री आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उनको लगा एवरीथिंग इज फाउंड ओके, तो रिटर्न द बिल ऑफ एंट्री टू द इंपोर्टर फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर वेरिफिकेशन। ओके, तो बिल ऑफ एंट्री रिटर्न कर देंगे। अच्छा एक काम करना, ये टाइपिंग एरर हुआ है, इसको उड़ाना बेटा है ना, ठीक है, बी पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। दो जगह टाइपिंग एरर हुआ, एक तो ये गलती से टाइप एरर हो गया, और एक और पॉइंट नंबर 6 ये नहीं है, यहां मर्ज कर देना है, ये गलती से एंटर प्रेस हो गया एडिटर से। ओके बस, बाकी ठीक है सर। तो ऑब्वियसली यह पॉइंट नंबर 5 था, तो पॉइंट नंबर 6, 7 हो जाएंगे, नंबर चेंज कर देना, ठीक है। कोई ऐसा एक्ट के सबसेक्शन तो है नहीं है जिसकी वजह से आप चेंज कर रहे हो इतना, बस ये दो चेंज कर देना आपने। ओके, तो सर उन्होंने क्या किया, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने उसको स्क्रूटनाइज किया, एवरीथिंग फाउंड ओके, उनको लगता है सब कुछ सही है, तो बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न कर दिया, और ऐसे केस में आपको बोल दिया ड्यूटी पे करो और निकलो सर। फिर अगर फेसलेस असेसमेंट ग्रुप एग्री नहीं होता है तो क्या करेगा, नॉट एग्री विद द सेल्फ असेसमेंट एंड रीअसेस द बिल ऑफ एंट्री। सर आपको पता है सेक्शन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि अगर ऑफिसर आपके असेसमेंट से सेटिस्फाइड हो गया तो ऐसे केस में आपका असेसमेंट एक्सेप्ट किया, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न किया, और भारत माता की जय, ड्यूटी पे करो निकलो। पर अगर उनको लगता है कि आपने जो असेसमेंट किया वो सही नहीं है, तो ऐसे केस में दे कैन आल्सो रीअसेस द गुड्स, और रीअसेसमेंट सर कर देंगे बिल ऑफ एंट्री पर। और हाँ, अगर ये रीअसेसमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप उस रीअसेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो
तो ऐसे केस में विद इन 15 days दे विल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर, याद है बेटा? और वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करना कंपलसरी। इसके लिए मैंने आपको एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन भी बताया था डिपार्टमेंट का कि ऑफिसर्स स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं कर रहे थे, डिपार्टमेंट ने उनको एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन भी दिया कि यू हैव टू कंपलसरी गिव दी स्पीकिंग ऑर्डर, क्योंकि उसके बेस पे ही एसएससी अपील वगैरह डिसाइड करेगा कि अपील में जाना है कि नहीं जाना है। ओके, सेकंड थिंग ध्यान रखना, अगर एसएससी रीअसेसमेंट को एक्सेप्ट करता तो ऐसे केस में स्पीकिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। पढ़ लीजिए बेटा, नॉट एग्री विद दी बी पॉइंट, नॉट सेल्फ असेसमेंट ग्रुप, सॉरी faceless assessment group, if they are not agree with the self assessment and reassess the bill of entry. In this case, if the importer does not agree with the reassessment, the faceless assessment group shall issue a speaking order. वो क्या issue करेंगे बेटा? They will issue a speaking order as prescribed in section number 17 subsection 5 of the customs act. हाँ है ना भाई? तो सर वो speaking order पास कर देंगे। अब क्या करेंगे सर? The faceless assessment group may, whether in the course of accepting the self assessment or reassessing the bill of entry, order for second check examination, वो चाहे तो second check examination of the goods के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्शन टू द शेड ऑफिसर, मतलब जिस कस्टम पोर्ट पे गुड्स इंपोर्ट हुआ है, जहां पे गुड्स पड़ा है, वहां के जो शेड ऑफिसर्स है उनको डायरेक्शन दे सकते हैं टू वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिफेस द डॉक्यूमेंट्स, टेक कस्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एनओसी फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी, अगर गवर्नमेंट एजेंसी भी पार्टिसिपेट है उसमें, वेरिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट एटसेट्रा। मतलब कुल मिला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सेकंड चेक के लिए या गुड्स के वेरिफिकेशन के लिए सेकंड चेक के लिए, क्योंकि फर्स्ट चेक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगा लिए, फिर सेकंड चेक लिए चाहे तो फेस जो कस्टम पोर्ट पर जो ऑफिसर्स है, शेड ऑफिसर्स, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि साहब ये वापस चेक करो आप, क्योंकि हमको डाउट है। अब where the faceless assessment group is of the opinion that examination and or testing of the goods is required for proper verification of the assessment based on own assessment or on the request from the importer, तो ऐसे केस में the faceless assessment group may order for first check examination and testing of the goods to the shared officer at the port of import। तो सर या तो importer खुद बोलता है साहब इन goods का टेस्टिंग रिक्वायर्ड है या एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, या ऑफिसर को खुद को लगता है कि नहीं यहाँ पे टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस में वो शेड ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि साहब इन गुड्स का टेस्टिंग कराओ लेबोरेटरी के अंदर, ये एग्जामिनेशन के लिए जो बोलेगा उस तरह से डायरेक्शन देगा फेसलेस असेसमेंट ग्रुप। किसको? शेड ऑफिसर्स एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट ग्रुप तो कहीं और लोकेटेड है जो पता ही नहीं कहाँ है। ओके, और गुड्स है कस्टम पोर्ट पर, द शेड ऑफिसर और द सेंट्रलाइज्ड सेल एज द केस में भी एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वुड feed the examination report and or test report when it is received from the laboratory in the system and refer the bill of entry back to the faceless assessment group, and thereupon faceless assessment group shall proceed to complete the assessment। okay, तो सर टेस्टिंग का रिपोर्ट आ गया, एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आ गया, वो फीड कर देंगे सिस्टम के अंदर कि ये रिपोर्ट है साहब, और वो रिपोर्ट फेसलेस असेसमेंट ग्रुप चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, एवरीथिंग फाउंड ओके, या जो भी उनको लगता है असेसमेंट करना है उस तरह से वो असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। देन द शेड ऑफिसर्स एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वुड कैरी आउट necessary verification or examination or other task as required by the faceless assessment group or as required by the compulsory compliance requirement of risk management system। सर कस्टम वालों में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, उसमें अगर कुछ गुड्स के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट का कुछ कंप्लायंस है तो वो चेक करेंगे उन्होंने कंप्लाई किया कि नहीं किया इंपोर्टर ने। ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। एंड एनी टाइम आफ्टर द बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न फ्रॉम द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, द इफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर फाउंड टू सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन, जिसमें बताया ना बेटा केमिकल था, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई प्रोहिबिशन है या मिस डिक्लेरेशन है, तो पैग मतलब पोर्ट असेसमेंट ग्रुप may carry out reassessment and initiate action prescribed under section number 124 of the customs act, जो पेनल्टी के प्रोविजन है बेटा। अगर उनको लगा कि इसने सर कंप्लाई नहीं किया है, रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करी, या कोई गुड्स जिसको प्रोहिबिट किया हुआ है, सर गड़बड़ किया हुआ है इन्होंने इंपोर्टर ने, तो सर फिजिकली इन गुड्स को देखकर वो लोग क्या कर सकते हैं, उस पर पेनल एक्शन भी शुरू कर सकते हैं। ओके, एंड सेक्शन नंबर 124 के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे उस केस में। आइए बच्चों, तो कुल मिला के फेसलेस असेसमेंट ग्रुप कहीं और लोकेटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिकली असेसमेंट कर रहा है। पोर्ट असेसमेंट, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट जहां पे ऑफिसर्स एक्चुअली लोकेटेड है, जिस पोर्ट पे गुड्स इंपोर्ट हुआ है, उनको फेसलेस असेसमेंट ग्रुप इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, कोई चेक करना है, एग्जामिनेशन करना है, फिजिकली गुड्स चेक करना है, सेकंड चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन फेसलेस असेसमेंट ग्रुप दे देगा पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे शेड ऑफिसर्स को। क्लियर, वो लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अगेन फेसलेस असेसमेंट ग्रुप को, और वो फाइनलाइज करेंगे असेसमेंट को। क्लियर। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया स्पीकिंग ऑर्डर, तो अगेन एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया और सर्कुलर में क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए वापस से,
अच्छा रिपीट क्या पॉइंट, कोई नया पॉइंट नहीं है कि सर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कभी भी कस्टम डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट करता है एंड अगर रीअसेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया एसएससी ने, कोई दिक्कत नहीं है, पर इफ द एसएससी डू नॉट एक्सेप्ट द रीअसेसमेंट तो इस केस में क्या होगा सर, दे विल हैव टू पास अ स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। और हाँ सर ध्यान रखना, यहां पर रीअसेस होने की वजह से हो सकता है एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो, इसलिए फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहां पे लिख दिया है फेसलेस असेसमेंट ग्रुप शेल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द इंपोर्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ऐसे केस में उसको एक रीअसेसमेंट करने से पहले सर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्या तेरे को कुछ कहना है, और अगर वो पर्सनल हियरिंग मांगता है, क्या मांगता भाई, पर्सनल हियरिंग अगर मांगता है, अगर उसने रिप्लाई रिटर्न में दे दिया और उसने रिप्लाई सबमिट कर दिया ऑनलाइन ही, बात खत्म हो जाएगी सर। पर वो चाहता है कि नहीं मेरे को तो पीएच का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में, तो सर अब पर्सनल हियरिंग फेसलेस असेसमेंट ग्रुप तो कहीं और लोकेटेड है, तो ऐसे केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी और टेक्नोलॉजी के मींस पर उसको इंटरेक्ट किया जाए, करवाया जाएगा ऑफिसर से बेटा। मतलब ऐसा नहीं कि वो पहुंच जाएगा वहां पे और फेसलेस का मतलब ही खत्म हो जाए, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे बोल दिया क्या, रिलायबल टेक्नोलॉजी मींस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस इंपोर्टर को सर पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, और हाँ ऐसे केस में रीअसेसमेंट हो जाएगा सर, ओके। और उनको लगता है कि रीअसेस करना चाहिए आफ्टर टेकिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल हियरिंग में जो उसने बोला है उन सबको कंसिडर करने के बाद वो देखेंगे कि रीअसेसमेंट करना है कि नहीं करना है। पर यहाँ पे एक बात और लिख दी, further no reassessment which would lead to change in classification or valuation and or applicability of notification etc should be carried out unless an opportunity is provided to the importer for presenting his or her viewpoint। क्लियर सर, क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन या कोई नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी को चेंज करना हो, उनको लगता है नहीं क्लासिफिकेशन सही नहीं किया, एचएसएन कोड सही नहीं लिखा, उसकी वजह से रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है, तो सर ये सब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने के बाद ही करना है, इनको बोल दिया साहब। प्लस बेस्ड ऑन द रिप्लाई फेसलेस असेसमेंट ग्रुप इधर एक्सेप्ट द रिप्लाई एंड एक्सेप्ट द सेल्फ असेसमेंट या फिर रीअसेस करेंगे सर। और हाँ फर्दर सिंस इंपोर्टर और कस्टम्स ब्रोकर, एक और क्या था बेटा, पहले क्या होता था, एक जनरल प्रैक्टिस बन गई थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कस्टम ब्रोकर या इंपोर्टर कस्टम पोर्ट पे जब गुड्स को क्लियर कराना जाता था उस टाइम ही फिजिकली सबमिट करता था बेटा। तो यहां क्लियर बोल दिया भैया सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ई संचित पे अपलोड करने, मतलब करने, पढ़ो। Further, since importer or customs broker were not uploading all the required supporting documents to justify their claim of duty exemption notification or fulfillment of the compulsory compliance requirement etc along with the bill of entry, जैसे किसी गुड्स पे कोई एग्जामिशन है बेटा या कंडीशनल एग्जामिशन है या कंपलसरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, वो जनरली वो क्या करते थे, बिल ऑफ एंट्री के साथ में सबमिट नहीं करते थे, फिजिकल देते थे बेटा। तो ऐसे केस में द बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 15th of January 2021 these supporting documents shall be mandatorily required to be uploaded in e-sanchit by the importer or customs broker in such situations। क्लियर, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे भैया, उसके बाद ही क्या होगा, प्रॉपर असेसमेंट हो पाएगा, पक्का, डन। तो ये तो हो गया आपके स्पीकिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग एडिशनल बातें। फिर प्रोविजनल असेसमेंट, देखो बेटा कुछ नहीं खास नहीं, खत्म हो गया सर टॉपिक। If the faceless assessment groups concludes that prior testing of the goods is going to take considerable time, भाई वैसे मैं बात कर चुका हूं पर राइटिंग में लिखा हुआ तो मैं आपको सोचता हूं पढ़ा भी दो सो दैट थ्योरी पढ़ने में आपको बाद में टेंशन नहीं है। If the faceless assessment group concludes that prior testing of goods is going to take considerable time and bill of entry should be assessed provisionally, तो ऐसे केस में they may refer the bill of entry to port assessment group। ध्यान दीजिएगा बेटा, जहां पे उनको लगता है कि टाइम लगने वाला है तो फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, उस बिल ऑफ एंट्री को रेफर कर देगा पोर्ट असेसमेंट ग्रुप पर एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, क्लियरली स्पेसिफाइंग द रीजंस देयरऑफ। इन सच केसेस द बिल ऑफ एंट्री वुड बी असेस्ड बाय पोर्ट असेसमेंट ग्रुप एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन आफ्टर रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन और टेस्ट रिपोर्ट। ध्यान देना बेटा, मैं यहां लिख देता हूं प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट जो होता है बेटा वो तो कौन करेगा, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप, और उसके बाद उसका फाइनल असेसमेंट विल बी डन बाय पोर्ट असेसमेंट ग्रुप। क्लियर सर, ध्यान रखना फाइनल असेसमेंट, जैसे बेटा एग्जामिनेशन गुड्स को फिजिकल टेस्टिंग के लिए
लेबोरेटरी भेजा बेटा, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगने वाला है, तो फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या कर सकता है, उसको रेफर कर देगा पोर्ट असेसमेंट ग्रुप को कि जब वो रिपोर्ट आए उसके बेस पे ये आप देख लेना क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए या जो भी उनका मैटर है वो एग्जामिन करके आप असेसमेंट फाइनल कर देना। तो पोर्ट असेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, फाइनल असेसमेंट करेगा उस केस में। द बॉन्ड एंड बैंक गारंटी फॉर द सेम आर टू बी रजिस्टर्ड विद द तुरंत सुविधा केंद्र at the port of import, and after receipt of the required test report etc from the shed officer at the port of import, the finalization of the provisional assessment shall be done by the officer of the PAG, मतलब port assessment group of the at the port of import. Clear? Done. And last point, exchange of communication exclusively by electronically mode or and authentication of electronic record. Sir, for the purposes of faceless assessment, all communications between faceless assessment group and the importer shall be exchanged exclusively through IceGate plus all internal communication between faceless assessment group and the officers at the port of import or Turant Suvidha Kendra shall also be exchanged exclusively via electronic mode only, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि वो फेसलेस असेसमेंट ग्रुप वाले ऑफिसर कहाँ है, वरना अगेन यू नो जो मेन फीचर है इसका करप्शन या ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होना चाहिए, वो अगेन हैम्पर हो जाएगा। ओके डन। ये आपका पूरा फेसलेस असेसमेंट ग्रुप का सिस्टम मैंने कोशिश किया यहाँ पे मर्ज करके समझाने का आपको। ओके और उसी के लिए एक सर्कुलर डिपार्टमेंट ने क्या दिया था बेटा, एक चार्ट फॉर्म में दे रखा था जो मैंने आपको पढ़ाया वही। तो ये चार्ट आप अपनी बुक के अंदर जो मैंने आपको दे रखा है या अमेंडमेंट नोट्स मैंने आपको दे रखे उसको देखेंगे तो आपको जो मैंने पढ़ाया वही यहाँ पे रिपीट किया हुआ बेटा। ओके माहौल। और हाँ एक काम करना, इस चार्ट के अंदर एक टाइपिंग एरर अगेन हुआ है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे जो नोट लिखा है ये नोट काट देना बेटा। ओके बस ये कट कर देना अपने बुक के अंदर, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके यहाँ पे नोट है तो ये तो रिपोर्ट इज अवेलेबल तो क्या करने का, रिपोर्ट नोट अवेलेबल तो क्या करने का, दो ऑप्शन आएंगे ना बेटा, दोनों में नोट अवेलेबल कर दिया, होशियारी। ठीक है सर, तो ये आपके चार्ट के अंदर यहाँ पे एक चेंज कर देना बस। ओके ये चार्ट को शॉर्ट मैंने दिखा दिया आपको, जो फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम मैंने आपको समझाया वही चार्ट फॉर्म में यहाँ दे रखा है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इफ द फाइनल टेस्ट और एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, तो नोट काटना बेटा यहाँ पे। ठीक है ओके पॉइंट नंबर 3 के अंदर। ठीक है मालिक, चलिए सरकार आएंगे हम अगले अमेंडमेंट की तरफ जो है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। सर कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। सर इनमें मेजर अमेंडमेंट हुआ है और इसको थोड़ा इंप्रूव किया है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पर हाँ मैं चाहता हूँ ये पूरा ही रूल आपको पढ़ा दूं बेटा। ओके तो बीच बीच में अमेंडमेंट, क्योंकि ये रूल्स एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं होंगे, पर मैं आपको समझा देता हूँ पूरा ही रूल, आपको पूरे सारे रूल से पढ़ा देता हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा। पर पहले आपको मेरा एग्जाम्पल वापस से समझना पड़ेगा जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ाई करी हुई हो। ओके देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जिसने मेरे से क्लास नहीं पढ़ी हो, उनके लिए भी ये सिस्टम समझ में आ जाएगा। 5 मिनट लगेंगे सर आपको, ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा ही रूल पढ़ा रहा हूँ तो अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगे ऑब्वियसली इसके अंदर। सुनना मेरे बच्चों, पॉइंट ये है कि आखिर ये रूल्स क्या चीज है। कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। पहले मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं सर, उसके बाद इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या रूल्स है, वो एग्जैक्टली बाद में पढ़ लेंगे। पहले इस रूल का आइडिया दे देता हूं मैं आपको। सर मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं हूं मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। अब मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को प्लास्टिक रिक्वायर्ड है साहब, प्लास्टिक से बनेगा ना मार्कर, मान लो प्लास्टिक रिक्वायर्ड है सर, और प्लास्टिक को मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट करता हूं आउट ऑफ इंडिया से, फिर उसको यूज करता हूं मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर के लिए, और मार्कर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है। तो सर कुल मिला के मेरा बिजनेस आपको समझ में आ गया। तो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर, या फिर चलो पहले इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, और मार्कर मैन्युफैक्चर मैं करता हूं। अब मान लो कस्टम्स के अंदर एक कंडीशनल एग्जामिशन दे रखा है। देखो सेक्शन नंबर 25 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स को एग्जाम कर सकता है फ्रॉम चार्जिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी, इधर पार्शली और फुली, कंडीशनली या अनकंडीशनली। तो सर मान लो प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जेम्प्ट है, अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो एंड यूज्ड बेस्ड एग्जेम्पशन दे रखा है गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के लिए। तो सर वापस बोलता हूं, प्लास्टिक इंपोर्ट किया है और उस प्लास्टिक पे कस्टम एग्जेम्प्ट होगा अगर वो मार्कर बनाने में काम आ रहा है, तो इस तरह का कोई एग्जेम्पशन है, एंड यूज्ड बेस्ड एग्जेम्पशन। तो सर ऐसे केस में रूल्स काम क्या है,
तो मैं पहले पूरा ही रूल पढ़ा रहा हूं सर आपको, ये समझिए कि मैं पूरा ही रूल आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा रूल आपने कभी पढ़ा ही नहीं सर। ओके सर, तो सर मैंने अगर प्लास्टिक को इंपोर्ट किया है और मैं मैन्युफैक्चर करूंगा मार्कर, तो उस प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम्प्ट है। अब सर समझिएगा मेरी बात को, मैंने एग्जांपल लिया है मैन्युफैक्चर का, समझिएगा। मान लो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मुंबई पोर्ट से, सिंगापुर से गुड्स आ रहा है, मुंबई पोर्ट पे आएगा, वहां से कस्टम क्लियरेंस होगा, और मेरी फैक्ट्री है मान लो उदयपुर राजस्थान, सिटी ऑफ लेक्स, माहौल जन्नत। अब सर मेरी फैक्ट्री है उदयपुर राजस्थान में, और मैं मार्कर बनाऊंगा उदयपुर में, और सर मैं कस्टम क्लियरेंस करा रहा हूं मुंबई पोर्ट से। अब सोचिए आप, मैं मुंबई पोर्ट पे गया, मैंने प्लास्टिक को इंपोर्ट किया, जब क्लियर कराने गया वहां पे मैं, तब मैंने वहां बोल दिया, या मैंने बिल ऑफ एंट्री में लिख दिया कि आई एम अवेलिंग दिस एग्जम्पशन ड्यू टू दिस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा है कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर एंड आई विल यूज दिस प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर एंड फॉर दैट एग्जम्पशन हैज बीन गिवन अंडर कस्टम्स। अब सर जैसे ही कस्टम पोर्ट पे गया मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन फाइल करी बिल ऑफ एंट्री सर। अब उस कस्टम ऑफिसर को क्या पता कि मैं उदयपुर में फैक्ट्री ले कि उन गुड्स का मार्कर बनाने वाला हूं या क्या करने वाला हूं। अब मान लो उसने मेरे को अलाउ कर दिया एक बार कि ओके 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 सर, जैसे मैंने बोला कि यस आई एम इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक एंड आई विल यूज दिस प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, बहुत बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम मार्कर बनाते हैं। उसने बोला अच्छा आप मंगल से क्या, मैंने कहा हाँ हाँ ओके ओके ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब सर उसने गुड्स को क्लियर कर दिया विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स, या फिर जो भी कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम था, मान लो 50% एग्जम्पशन था तो 50% एग्जम्पशन दे दिया, जो भी एग्जम्पशन था वो अलाउ कर दिया उसने। अब सर सोचो मैंने उन गुड्स को क्लियर कर दिया बाय टेकिंग बेनिफिट ऑफ कस्टम्स, और ये प्रॉमिस किया कि मैं उनसे मार्कर बनाऊंगा उदयपुर में। अब उदयपुर राजस्थान उन गुड्स को लेके आया, और मैंने न तो आज तक कभी मार्कर बनाया ना बनाने वाला हूं, मैं तो क्या बनाता हूं केवल। ओके अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर मैंने उस प्लास्टिक को एज इट इज मार्केट में बेच दिया, या उससे बकेट बना दी, बाल्टी, या उससे कोई और गुड्स बना दी। सर कैसे उस मुंबई पोर्ट वाले को पता पड़ेगा कि मैंने उन गुड्स का क्या यूज किया है? क्या वो देखने आएंगे मेरी फैक्ट्री रोज रोज बॉम्बे से यहाँ पे आएंगे? नहीं, उसके लिए ये रूल्स में प्रोसीजर दिया है कि हाउ द बेनिफिट विल बी गिवन, एंड उसके लिए कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कैसे करेगा सर, क्योंकि कल को उनको ऑफिसर को पता पड़ गया कि मंगल ने तो उस प्लास्टिक को किसी और यूज में लिया है, तो कैसे तो मेरे से टैक्स रिकवरी करेंगे। या कल को कोई और भी एक्चुअली केमलिन कंपनी जो मार्कर बनाती है वो मान लो प्लास्टिक इंपोर्ट कर रही है और वहां पे क्लियरेंस के लिए वो एग्जामिशन ले रहे, कल को तो डिपार्टमेंट मना कर देगा तुम झूठ बोलते हो सब जने। इसलिए इन रूल्स को ऑपरेट करने के लिए एंड यूज्ड बेस्ड लाइसेंस एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिशंस के लिए ये रूल्स बनाए गए, इसमें प्रोसीजर दिया। प्रोसीजर क्या, मैं तुम्हें सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूं। सबसे पहली बात देखो बच्चों, मेरी फैक्ट्री का है उदयपुर राजस्थान, तो मेरा जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर मेरे एरिया का, सर उसको जाके मैं पहले इंटीमेशन, उनको जाके मैं पहले इंटीमेशन दूंगा कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है साहब, मैं ये गुड्स बनाता हूं, और अगर मेरे को जॉब वर्कर भी लिंक्ड है तो मेरे जॉब वर्कर की डिटेल ये है, जॉब वर्कर ये प्रोसेस करता है मेरे बिहाफ पर और प्रोसेस करके मेरे को गुड्स देता है, अल्टीमेटली मैं ये काम करता हूं, और साहब मेरे को ये इनपुट काम आते हैं जिसपे कस्टम का बेनिफिट मिलता है। अब ये तो मैंने इंटीमेशन दे दिया साहब मेरे एरिया के जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को। फिर जब भी मेरे को गुड्स इंपोर्ट करना होगा तब मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा मेरे उदयपुर के जुरिस्डिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को कि साहब मेरे को ये गुड्स उस पोर्ट से इंपोर्ट करने हैं और इस पे मैं ये बेनिफिट लूंगा कस्टम का, क्योंकि इनका एंड यूज में ये करने वाला हूं जिसके लिए बेनिफिट अवेलेबल है। एग्जाम्पल मार्कर बनाने वाला हूं साहब, और मेरे को बेनिफिट है कस्टम्स का ऑन इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक। पर वो ऑफिसर मेरे को बोलेगा पहले तू बॉन्ड साइन कर भाई, तो मेरे से वो कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करेंगे अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी या श्योरिटी जो प्रिस्क्राइब कर सर्कुलर के थ्रू, उतना सिक्योरिटी या श्योरिटी मेरे से मांगेंगे, मैं दूंगा, बॉन्ड साइन करूंगा, उसके बाद मेरे को परमिशन मिलेगी सर। 2 कॉपी में मैं उनको एप्लीकेशन दूंगा मेरे असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को सर, क्लियर। और एक सेट में दूंगा कहां पर, कस्टम पोर्ट, मुंबई पोर्ट से मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुंबई पोर्ट पे उस कॉपी का एक उस जो एप्लीकेशन मैंने दी है उस मेरे ऑफिसर को, उनका एक सेट मैं दूंगा किसको, कस्टम पोर्ट जिस पोर्ट से गुड्स क्लियर हो रहा है। मैंने 2 सेट दिए थे मेरे उदयपुर वाले ऑफिसर को, एक सेट दिया मैंने मुंबई वाले पोर्ट को के ऑफिसर को। अब वो उदयपुर वाले जो ऑफिसर जिनको मैंने 2 सेट में एप्लीकेशन दिया है वो क्या करेंगे, उसका एक सेट उनकी साइड से भेजेंगे मुंबई के कस्टम पोर्ट के ऑफिसर को। अब मुंबई के कस्टम पोर्ट के ऑफिसर को वहां से उदयपुर के ऑफिसर से
उनका काउंटर साइन किया हुआ एक कॉपी का सेट अगर आ गया तो इसका मतलब मुंबई के कस्टम ऑफिसर और उदयपुर के कस्टम ऑफिसर के बीच में आपस में एक तरह से बात हो गई है, और उदयपुर वालों ने एश्योर कर दिया मुंबई वाले पोर्ट वालों को कि तू चिंता मत कर। उदयपुर वाले ऑफिसर बोल रहे किसको? मुंबई वाले ऑफिसर्स को कि तुम चिंता ना करो, मंगल का ध्यान मैं यहां रख लूंगा, इसने मेरे से बॉन्ड साइन किया है, गारंटी दी है, बॉन्ड के साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी दी है, अगर इसने इंटेंडेड पर्पस के लिए उन इनपुट्स को इंपोर्ट करके यूज नहीं किया तो सर मैं इनसे टैक्स रिकवरी कर लूंगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, तू चिंता मत कर। तो ऐसे केस में सर मेरा जब सेट में दूंगा, मेरा जो एप्लीकेशन का कॉपी है मैं दूंगा किसको? मुंबई के कस्टम ऑफिसर को। क्लियर? उसके पास एक कॉपी ऑलरेडी आ चुका है उदयपुर के ऑफिसर से, वो अलाउ कर देगा मेरे गुड्स को फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और मेरे को वो बेनिफिट जो कस्टम का दिया हुआ है वो मेरे को मिल जाएगा सब, और अलाउ कर दिया। अब जैसे ही मैं गुड्स लेके आऊंगा अपने प्रेमाइसेस में, सबसे पहले मैं विद इन 2 वर्किंग डेज में इंटीमेशन दूंगा डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, मेरे ज्यूरिसडिक्शनल उदयपुर के ऑफिसर्स को कि साहब इतना गुड्स इतनी क्वांटिटी में आ गया है। प्लस नाउ आई एम रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी गुड्स जो मैंने इंपोर्ट करी है, जिसके लिए मैंने बेनिफिट लिया है, उसका रिकॉर्ड रखूंगा कि सर कितनी क्वांटिटी मैंने इंपोर्ट करी थी, कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया था, कितना कंसेशन मेरे को बेनिफिट मिला था कस्टम का, प्लस उनको मैंने क्या यूज किया, उसे कितना आउटपुट गुड्स बनाया है। या सर मैंने एग्जांपल यहां मैन्युफैक्चर कर लिया है, आई कैन बी अ सप्लायर ऑफ सर्विस आल्सो, जो तो मैं बाद में समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर? अब सर किस यूज में मैंने लिया है, कितना क्वांटिटी मेरे यूज आ गया, कितना क्वांटिटी कंज्यूम हो चुका है, या फिर यहाँ पे एक रूल में अलाउ किया हुआ है कि आई कैन री एक्सपोर्ट दोस गुड्स, अगर एक्सेस क्वांटिटी इंपोर्ट हो गई है या डिफेक्टिव गुड्स आया है तो विद इन 6 मंथ में उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं, या फिर विद इन 6 मंथ, इंपोर्ट के 6 मंथ के अंदर उनको डोमेस्टिक मार्केट में बेच भी सकता हूं आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ऑफिसर, और जब बेचूंगा तब मैं उस पर कस्टम ड्यूटी विद इंटरेस्ट पे करूंगा सर। हाँ है ना? तो ये मेरे को क्वांटिटी वाइज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, और जब भी ऑफिसर आएगा वो बोलते हैं रिकॉर्ड्स बताओ तो मुझे चेक भी कराना पड़ेगा। प्लस क्वार्टरली मेरे को एक स्टॉक का रिकॉर्ड, उसका एक रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, अगले महीने की 10 तारीख तक मेरे को क्वार्टरली एक रिटर्न भी सबमिट करना पड़ेगा कि इतना गुड्स आया था, इतना यूज आया, इतना मैंने एक्सपोर्ट किया, इतना मैंने सर डोमेस्टिक मार्केट में बेचा विद टैक्स इन इंटरेस्ट। क्लियर? ये सब कुछ रिकॉर्ड मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, रिटर्न सबमिट करना पड़ेंगे क्वार्टरली 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। समझे मेरी बात? प्लस यहां पे एक और पॉइंट जो अमेंडमेंट होके अलाउ हो गया है वो ये हुआ है कि सर मान लो मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, पर मैं उस प्लास्टिक का थोड़ा फिनिशिंग कराने के लिए जॉब वर्कर के यहाँ भेजता हूं, तो वो कर सकता हूं। इन रूल्स में इस बार ये अलाउ कर दिया है। समझे मेरी बात? तो मैं जॉब वर्कर के यहाँ भी गुड्स भेज सकता हूं साहब। तो जॉब वर्कर की डिटेल्स वगैरह भी मेरे को सब कुछ देना पड़ता है मेरे ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी को, हाँ है ना? और जॉब वर्कर के यहाँ कोई गुड्स भेजी है तो वापस से रिटर्न हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ। सर जिस पर्पस के लिए आपने भेजी थी वो पर्पस पूरा होके मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको गुड्स वापस आ जानी चाहिए, नहीं तो वो ड्यूटी विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा साहब। जितना ड्यूटी का बेनिफिट मिला था एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो मेरे को पे करना पड़ेगा। मैं एक समरी बता रहा हूँ रूल्स क्या है, समझे मेरी बात? प्लस उस जॉब वर्कर को भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि कितनी कितनी गुड्स उसको आई है, कब कब आई है, और कब उसने वापस भेजी है, उसने क्या क्या प्रोसेस किया, उसका नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ। अच्छा, उसके यहाँ से वो चाहे तो सेकंड जॉब वर्कर को भेज सकता है मेरी डायरेक्शन पे सर। अब जब मैं गुड्स वहां भेजूंगा तब अंडर द कवर ऑफ अ चालान भेजूंगा सर, और वो जब मेरे को गुड्स भेजेगा तब या तो उसका नया चालान इश्यू करेगा या फिर उसी मेरे चालान को एक तरह से डिलीवरी चालान की बेस पे ही वो क्या कर देगा, एंडोर्स करके गुड्स वापस मेरे को भेज देगा, या तो मेरे को भेजेगा या मेरी डायरेक्शन पे किसी सेकंड जॉब वर्कर के भेज देगा। समझे मेरी बात? और सब मिला के 6 महीने के अंदर मेरे पास गुड्स वापस आ जानी चाहिए। समझे? क्लियर? डन। अब सर जो गुड्स, अब लास्ट पॉइंट, सरकार अब मान लो कोई गुड्स एक्सेस क्वांटिटी में इंपोर्ट हो गया था या डिफेक्टिव गुड्स आ गए थे, तो विद इन 6 मंथ में इन गुड्स को वापस से री एक्सपोर्ट कर सकता हूं। जब री एक्सपोर्ट करूंगा तब परमिशन लूंगा ऑफिसर से, प्लस जिस वैल्यू में मैंने इंपोर्ट करी थी गुड्स को उससे कम वैल्यू में मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे 1 करोड़ में गुड्स इंपोर्ट किया तो उन्हीं गुड्स को अगर मैं वापस री एक्सपोर्ट कर रहा हूं विद इन 6 मंथ आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम दी ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी ऑफ द पोर्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, जिस प्रीमाइसेस मेरा ऑफिस है उदयपुर के ऑफिसर से परमिशन लेके री एक्सपोर्ट कर सकता हूं, पर जिस वैल्यू में मैंने इंपोर्ट करी थी उस वैल्यू से कम में मैं वापस से री एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। प्लस सर डोमेस्टिक मार्केट में अगर बेचना है उन गुड्स को तो मैं बेच सकता हूं, पर जितना मेरे को कस्टम का बेनिफिट उस टाइम मिला था वो अलोंग विद इंटरेस्ट 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जिस दिन क्लियर हुआ था फॉर होम कंजम्पशन उस दिन से लेकर जब मैं ड्यूटी पे करूंगा डिपार्टमेंट को तब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum सब ड्यूटी के साथ में जो भी बेनिफिट मेरे को मिला था वो। समझे? और अगर मैं पे नहीं करता हूं तो मेरे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। प्लस एक पॉइंट और ऐड हुआ, सरकार ध्यान रखना, इन रूल्स में अमेंडमेंट एक और मेजर ये हुआ है कि मैं चाहूं तो कोई कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकता हूं।
जैसे मान लो किसी मशीन के लिए कोई बेनिफिट दे दिया। बेनिफिट क्या दिया बच्चों कि अगर पर्टिकुलर ये मशीन मैंने इंपोर्ट करी है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, एग्जांपल के लिए मार्कर लिया मैंने मैन्युफैक्चर का, तो उस मशीन पे भी कस्टम माफ है या कंसेशनल दिया हुआ सब, कुल मिला के कुछ बेनिफिट दिया हुआ है, तो वो मशीन भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैपिटल गुड्स भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। जिस कैपिटल गुड्स मींस एनी गुड्स व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो जीएसटी में डेफिनेशन है वो याद दे रखी है। अब मान लो मैंने वो बेनिफिट लेके वो मशीनरी इंपोर्ट करी है, अब मशीन को मैं इंटरनेट पर्पस के लिए काम लूंगा, किसी और यूज में काम लिया तो ड्यूटी रिकवरी हो जाएगी विद इंटरेस्ट, जो भी बेनिफिट मैंने लिया था वो क्लियर इंटरेस्ट के साथ में प्लस। अब साहब मैंने उस मशीन को इंटरनेट पर्पस के लिए काम तो ले लिया, पर कुछ टाइम बाद अब वो मशीन लॉन्ग टर्म यूज के लिए थी बेटा, मैंने लॉन्ग टर्म यूज भी किया, पर अब सर हो गया ना यूज, अब नई मशीन लूंगा, उस मशीन को बेचना है, तो यस आई कैन सेल दैट मशीनरी दैट कैपिटल गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट आल्सो। पर सर ऐसे केस में मैंने जो कस्टम का बेनिफिट लिया था वो पूरा तो नहीं, पर थोड़ा कम करके वो बेनिफिट मेरे को कस्टम ड्यूटी का अमाउंट गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। वो थोड़ा कम कितना है, वो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन का सिस्टम दे रखा है। जैसे हमने ड्यूटी ड्रॉपिंग पढ़ा था सेक्शन नंबर 75 में कि कोई भी गुड्स अगर आप पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट करते हो और उसको थोड़ा यूज करके फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो याद है 4% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर फर्स्ट ईयर में रिडक्शन होता है, सेकंड ईयर में 3, फिर 2.5, फिर 2%, ऐसा ही कुछ याद रहेगा, सेम नहीं पर कुछ ऐसा ही। यहाँ पे 4, 3, 3, 2.5, 2.5, फिर 2, 2, 2, 2, 2 पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। इतना बेनिफिट, इतना आपको कस्टम्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा रिड्यूस करने के बाद, अलोंग विद द इंटरेस्ट। समझे, हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है बेटा। और हाँ, अगर इन रूल्स का मैं कभी भी वायलेशन करता हूं किसी भी तरह से, तो सर ऐसे केस में अप टू ₹2 लाख तक की पेनल्टी मेरे से रिकवरेबल होगी, ऐसा इन रूल में लिख दिया। और एक लास्ट बात और लिख दी कि जॉब वर्कर के यहां जो गुड्स भेजी उसमें अगर कोई गड़बड़ हुआ तो सर जॉब वर्कर को हम नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे उस इंपोर्टर को और उससे ड्यूटी का अमाउंट विद इंटरेस्ट हम रिकवरी करेंगे। ये पूरे रूल्स की सारी एक एक बात मैंने कवर कर ली सर आपके लिए। आई होप सारी बात आपको समझ में आई बच्चों, क्लियर। अब एक दो बातें मैं आपको और समझा देता हूं तो ये पूरे रूल्स कवर हो जाएंगे। फर्स्ट, मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, तो ऐसे केस में कस्टम का बेनिफिट है। तो सर याद ध्यान रखना, एंड यूज्ड बेस एग्जम्पशन मे बी फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और फॉर अ सप्लायर ऑफ आउटपुट सर्विस ऑल्सो। बेटा हो सकता है ना, एग्जम्पशन दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीएस को, कि अगर आपने लैपटॉप इंपोर्ट किए फॉर प्रोवाइडिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज तो लैपटॉप पे कस्टम माफ है या कस्टम का कुछ इतना बेनिफिट दिया हुआ है, हो सकता है ना सर। तो सर मैंने एग्जांपल लिया था मैन्युफैक्चरिंग वाला, सेम पॉइंट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सप्लायर ऑफ आउटपुट सर्विस आल्सो बेटा। तो सर एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज को दे रखा है कि आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया फॉर सप्लाइंग एनी सर्विसेज, तो भी ये बेनिफिट, तो भी ये रूल्स सेम अप्लाई होंगे सर। ओके ओके, तो सर बेसिकली बात करें तो एक तो कैपिटल गुड्स का पॉइंट ऐड हो गया, एक जॉब वर्क वाले पॉइंट ऐड हो गए, एक कंप्लायंस आपने नहीं किए तो पेनल्टी के प्रोविजंस ऐड हो गए इसके अंदर सर। ओके डन, इसके अलावा कोई नए पॉइंट ऐड नहीं हुए, रूल्स जो थे वही थे, पर फिर भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आइए हम फिर भी इन रूल्स की तरफ एक बार ग्लांस कर लेते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन रूल्स में आखिर क्या कवर है। आइए बच्चों, सर देखिएगा ध्यान से, कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। अब शायद आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको रूल्स पूरे यहाँ फिट हो गए सर। ओके सर, मैं तो हमेशा ही आपको ये कहूंगा कोई भी टॉपिक पढ़ो इसी तरह से पढ़ो बेटा। आप क्या होता है, हम डायरेक्ट भिड़ते ही रूल से भिड़ जाते हैं सर, बुक पढ़ना चालू, अरे यार पहले समझो तो सही हो क्या रहा है, समझे। यहाँ कहानी फिट होगी तो रूल अपने आप याद होंगे, वरना क्या होता है इन रूल्स को रट रट के लोग परेशान हो गए, कभी आधे से ज्यादा लोगों ने तो रूल्स को छोड़ा हुआ है इसको सर। सबसे पहला इन रूल का नाम ये होगा, इस दिन से अप्लाई होगा, कोई खास बात नहीं है। फिर रूल का एप्लीकेशन, दिस रूल शैल अप्लाई टू एन इंपोर्टर who intends to avail the benefit of an exemption notification under section number 25 where the benefit of such exemption is dependent upon the use of the imported goods covered by that notification for the manufacture of any commodity or provision of output service। समझे, एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन अगर है तो ये रूल्स का एप्लीकेशन आएगा बेटा, और आपने वो गुड्स इंपोर्ट किए तो these rules shall apply only in respect of such exemption notification which provide for observance of these rules। मतलब सर हर जो भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसमें इन रूल्स का रेफरेंस दिया होगा हमेशा कि सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस एंड प्रोविजंस व्हिच आर गिवन इन दीज रूल्स। डेफिनेशंस, आप मेन डेफिनेशन देख लो। कैपिटल गुड्स मींस द गुड्स द वैल्यू व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंपोर्टर, क्लियर। फिर जॉब वर्क का डेफिनेशन ऐड हुआ सर, जॉब वर्क में ध्यान रखना अदर देन
गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ एंड अदर प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। इसको छोड़ के बाकी सब जॉब वर्क के लिए पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए, पढ़ लो। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस और मैन्युफैक्चर consistent with the exemption notification undertaken by the person on goods belonging to the importer except gold jewelry and articles thereof and other precious metals and stones। ठीक है मालिक। और जॉब वर्कर का मतलब वही होगा जो जॉब वर्क करता है। ठीक है सर। फिर जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर का मतलब क्या है सर? जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर मतलब जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है या जिस एरिया में आपका प्रीमाइसेस है बेटा। मीन्स एन ऑफिसर ऑफ द कस्टम्स ऑफ अ रैंक equivalent to the rank of superintendent or an appraiser exercising jurisdiction over the premises where either the imported goods shall be put for use for manufacture or for rendering output service। ठीक है सर। manufacture means processing of the raw material and inputs by the importer in any manner that results in emergence of a new product having a distinct nature or a character or use or the name, and the term manufacturer shall also be construed accordingly। ठीक है सर। आउटपुट सर्विस ध्यान से देखना, एक पॉइंट एक्सेप्शन है इसमें। आउटपुट सर्विस मींस सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस। भाई आफ्टर सेल सर्विस के लिए प्रोविजंस ये वाले अप्लाई नहीं होंगे। मींस सप्लाई ऑफ सर्विस यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स यूज करके आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है सर। ऑब्वियसली आफ्टर सेल सर्विसेज विल नॉट बी कवर्ड इन दिस रूल्स, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस के लिए थोड़ा कोई बेनिफिट मिलेगा बेटा। आइए सर। सर रूल नंबर 4, इंपोर्टर टू गिव प्रायर इन्फॉर्मेशन। भाई मेरे को अगर एंड यूज बेस्ड एग्जामिनेशन लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने जुरिस्डिक्शनल डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन, कि सर मैं मैन्युफैक्चरर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या हिज जॉब वर्कर अगर है तो। देन द गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर एंड और हिज जॉब वर्कर इफ एनी। मतलब उसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है और क्या वो गुड्स बना रहा है बेटा। देन सर कौन से इंपोर्टेड गुड्स वो इंपोर्ट करना चाह रहा है बेटा। नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरर और जॉब वर्कर इफ एनी। एंड देन नेचर ऑफ द आउटपुट सर्विस, अगर वो सर्विस सप्लायर है तो बेटा। तो कुल मिला के अपना नाम, एड्रेस, और जॉब वर्कर अगर है तो उसका भी नाम, एड्रेस। फिर आप क्या आउटपुट गुड्स बनाते हो या क्या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, हाँ है ना बच्चों। एंड अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो क्या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आपका, और क्या इंपोर्टेड गुड्स यूज होता है आपके आउटपुट गुड्स को प्रोवाइड बनाने के लिए या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बेटा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब जब भी आपको गुड्स इंपोर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सर जो पर्सन गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है आफ्टर टेकिंग दिस बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन, तो वो क्या करेगा? डुप्लीकेट कॉपी में, जैसे मैं उदयपुर का मैंने एग्जांपल दिया, उदयपुर का जो जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी होंगे उनको मैं डुप्लीकेट 2 कॉपी के अंदर इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरे को कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट करना है, किस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का मेरे को बेनिफिट लेना है, कितना कस्टम का बेनिफिट लेना है, एंड किस पोर्ट से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। तो उसका सर डिटेल एस्टिमेटेड क्वांटिटी, वैल्यू एंड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल। क्लियर? ये सर मैं डिक्लेरेशन दूंगा एप्लीकेशन के थ्रू, और ये तो 2 कॉपी में दे दी एसीडीसी को, उसका 1 सेट दूंगा मेरे कस्टम स्टेशन के एसीडीसी को बेटा, जिस पोर्ट से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं बेटा। हाँ है ना बच्चों। प्लस मेरे उदयपुर के ऑफिसर मेरे से क्या करवाएंगे? एक कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करवाएंगे विद सच श्योरिटी और सिक्योरिटी, जो आपने सर्कुलर के थ्रू पढ़ा है सर, इन रूल के बाद में दिया हुआ है। क्लियर? एंड सर इसमें क्लियरली लिखा होगा कि अगर मैंने इसको इंटेंडेड पर्पस के लिए काम नहीं लिया तो आई विल बी लायबल टू पे द डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स। जो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कस्टम का वो मैं रिटर्न करूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से? जिस दिन क्लियर होगा फॉर होम कंजम्पशन। जहां पे भी इंटरेस्ट की बात आएगी, सिंपल सी बात है, जिस दिन क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन उस दिन कस्टम पे करने का लायबिलिटी था। वहां से लेके जब मैं डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, ड्यूटी, जो भी बेनिफिट मैंने लिया है वो मैं पे करूंगा, तब तक का इंटरेस्ट पे करूंगा 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज के आपसे। क्लियर? हर जगह ध्यान रखिएगा। प्लस अब क्या होगा साहब, जो मेरा उदयपुर के एसीडीसी है वो क्या करेगा? अपने जो मैंने 2 कॉपी में उनको सेट दिए थे, एक सेट भेज देंगे कस्टम पोर्ट, मुंबई के पोर्ट के ऑफिसर को साहब। फिर मुंबई पोर्ट के ऑफिसर को एक सेट तो मैंने खुद ने दिया था बेटा यहाँ पे, हाँ है ना, और एक सेट वहां से आ गया उदयपुर से, तो कंफर्मेशन आ गया कि हाँ साहब वैलिड है सर, तो वो एग्जम्पशन अलाउ कर देगा और गुड्स का क्लियरेंस अलाउ कर देगा अंडर द बेनिफिट। फिर रूल नंबर 6 क्या बोलता है साहब? इंपोर्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स। सबसे पहली बात, 2 वर्किंग डे में जब गुड्स आएगी उसके 2 वर्किंग डे के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गुड्स आ गई है, इतनी क्वांटिटी आई साहब। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा, कौन कौन से? क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कितना मैंने जॉब वर्कर के भेजा है, उसमें नेचर ऑफ जॉब वर्क क्या है साहब, गुड्स रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, देन अगर मैंने री एक्सपोर्ट किया है विद इन 6 मंथ, या फिर मैंने सर रीसेल कर दिया है,
या फिर रिमेन इन स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री, कितना कुल मिला के पूरा स्टॉक का इन्फॉर्मेशन मैं रखूंगा। एंड कभी भी डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मेरे से मांगते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स। प्लस मेरे को क्वार्टरली एक रिटर्न भी सबमिट करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट डे, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि क्या क्या मतलब कुल मिला के यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स का। ठीक है, किसको, डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को। शायद पूरी बात समझ में आ रही है, रिवाइज हो रही है पॉइंट। रूल नंबर 6 जो नया रूल ऐड हुआ है, प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। तो जॉब वर्क करके अगर आपको गुड्स भेजना है तो पहली बात तो वो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी वगैरह आप नहीं भेज सकते बेटा, हाँ है ना बच्चों। ये सब अगर गुड्स मेरे को भेजना है तो आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन डुप्लीकेट टू दी जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर, वो जॉब वर्कर या गुड्स भेज सकता है। तो मेरे उदयपुर के एरिया के जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा उसको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इतना गुड्स मैं जॉब वर्कर के भेजना चाह रहा हूँ सर, भेज दूंगा। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं क्या क्या स्पेसिफाई करूंगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉब वर्कर, उसका नेचर ऑफ सर्विस क्या है बेटा, जॉब वर्क क्या करेगा वो, एंड क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स जो मैं भेज रहा हूँ जॉब वर्कर के यहाँ पे बेटा। फिर सर जो मेरा उदयपुर का जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर है, अच्छा मान लो जॉब वर्कर है मध्य प्रदेश में इंदौर में बेटा, तो उदयपुर का जो कस्टम ऑफिसर है जिसको मैंने कॉपी में जिसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि इतना गुड्स में जॉब वर्कर के भेज रहा हूँ, तो मेरे उदयपुर के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इंदौर के जो जॉब वर्कर के जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर है उनको कॉपी भेजेंगे इन्फॉर्मेशन की कि इतना गुड्स जॉब वर्कर के आएगा सर। दे विल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इंटीमेशन अलोंग विद द पर्टिकुलर्स टू द कस्टम ऑफिसर हैविंग द जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर। फिर क्या होगा साहब, इंपोर्ट क्या करेगा, गुड्स भेजेगा अंडर द कवर फॉर चालान, ठीक है मालिक। फिर सर 6 महीने याद है बेटा, मैक्सिमम पीरियड इज 6 मंथ में गुड्स वापस आ जाना चाहिए। जॉब वर्कर जब गुड्स भेजेगा तब अंडर द कवर फॉर चालान या तो नया चालान वो इश्यू करेगा या फिर मेरे ही चालान पे एंडोर्स करके वो गुड्स भेज देगा। पर हाँ ध्यान रखना, ये सारी गुड्स जो मैंने भेजी है उन सब के लिए अगर कोई गड़बड़ हुई तो इंपोर्टर ही लायबल होगा, और अगर इंपोर्टर इज अनेबल टू एस्टेब्लिश कि सर प्रॉपर यूज में आ रही है कि नहीं आ रही है, जॉब वर्कर की कोई गड़बड़ नहीं है, तो ऐसे केस में वो अगर ये चीज इंश्योर कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो अगर ये इंश्योर नहीं कर पाया तो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर शेल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट इंपोर्टर, है ना। इंपोर्टर से रिकवरी होगी, हमने बात कर ली वैसे ही आगे बेटा। देन जॉब वर्कर क्या करेगा, मेंटेन करेगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड है किसको, उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, तब वो प्रोवाइड करेगा कि इतनी गुड्स आई थी, इतनी मैंने यूज करी, ये प्रोसेस मैंने अंडरटेकन किया, इतनी गुड्स भेज दी साहब। एंड सर जब जॉब वर्क कंप्लीट हो जाए तब क्या करेगा, गुड्स या तो मेरे यहाँ भेज देगा या फिर अनदर जॉब वर्कर के यहाँ भेज देगा अंडर द कवर फॉर चालान, ठीक है मालिक, ठीक, कोई खास बात नहीं। रूल नंबर 7, मतलब पहले हमेशा कोई भी रूल पढ़ो उसका आइडिया पहले लो, फिर रूल पढ़ना चालू करो तो आपको फटाफट समझ में आएगी चीजें, फिर एक रीडिंग मारने का काम ही रहेगा सर। नेक्स्ट रूल नंबर 7 जो पहले भी था सर, री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। भाई अगर कोई गुड्स एक्सेस क्वांटिटी में आ गई या डिफेक्टिव थी तो सर आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर जो मेरे एरिया के उदयपुर के, सर मैं क्या करूंगा बेटा, इनको री एक्सपोर्ट कर सकता हूं, पर ध्यान रखना वैल्यू इसकी कम नहीं होनी चाहिए। जिस वैल्यू में मैंने इंपोर्ट किया मिनिमम उस वैल्यू में या उससे हायर वैल्यू में मैं री एक्सपोर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो विद इन 6 मंथ इन गुड्स को अनयूटिलाइज्ड डिफेक्टिव गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकता हूं। अब बेचूंगा डोमेस्टिक मार्केट में तो जितना मैंने कस्टम का बेनिफिट लिया था उतना मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात मैं आपको समझा चुका हूं। ये आ गया नया पॉइंट, सब रूल नंबर 3 जो नया ऐड हुआ था कैपिटल गुड्स के लिए। जो कैपिटल गुड्स मैंने इंपोर्ट किए थे अंडर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, जिनका मैंने बेनिफिट लिया था, अब सर उन कैपिटल गुड्स को मेरे को बेचना है डोमेस्टिक मार्केट में, तो ऐसे केस में जो मेरे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उनको प्रायर परमिशन उनकी प्रायर परमिशन लेके मैं क्या करूंगा, उन कैपिटल गुड्स को बेच सकता हूं मार्केट में, लोकल मार्केट में, पर जितना मैंने कस्टम्स का ड्यूटी एग्जामिशन लिया था उतना वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को यार विद इंटरेस्ट। पर सर पूरा ड्यूटी बेनिफिट थोड़ा आपका रिटर्न करना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ पे कम अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिड्यूस अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सर। तो वो रिड्यूस अमाउंट कितना होगा, तो सर जैसे गुड्स की जो वैल्यू थी मान लो 10% कस्टम बेनिफिट आपको मिल गया, कस्टम ड्यूटी का रेट जो भी था सर आपको 10% ऑफ द कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिला था, 10% ऑफ वैल्यू, तो सर आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, और डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर आप कस्टम कैलकुलेट करना, जितना 10% बेनिफिट मिला था उतना सर, और उतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, अच्छा आप चाहे ना तो या तो कस्टम्स की जो वैल्यू ऑफ गुड्स था उसमें डेप्रिसिएशन लगा के जितना कस्टम का बेनिफिट मिला उतना प्रोपोर्शन आप गवर्नमेंट को पे कर दो, या फिर सिंपल कैलकुलेशन आप ये भी कर सकते हो, जितना अमाउंट ऑफ कस्टम बेनिफिट आपको मिला है, जितना अमाउंट ऑफ कस्टम बेनिफिट आपको मिला है डायरेक्ट उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगा देना, परसेंटेज लगा देना, तो भी आपका आंसर वही आने वाला सेम बेटा। तो सर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज 4% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर, क्लियर।
सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए फॉर देखिए ये है सेकंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर, दोनों के लिए 3% है बेटा। तो 4%, 3%, देन for fourth and fifth year 2.5%, 2.5% is the percentage of reduction, and thereafter for every quarter it is 2%. See, this is the percentage of reduction for every quarter or part of the quarter. Part of the quarter है तो भी पूरा 4 या 3 जो भी परसेंटेज है वो पूरा रिड्यूस होगा सर। ओके, अच्छा ये क्वार्टर्स कब से काउंट होंगे? यहाँ पे लिखे एक्सप्लेनेशन में सब बातें बेटा। ये क्वार्टर कब से काउंट होंगे? जिस दिन उस मशीन को आपने पुट टू यूज किया था। क्लियर कब क्या उससे कंसर्न नहीं है। नंबर ऑफ क्वार्टर्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज of that machine till the date when you are clearing the goods for home consumption। हाँ है ना बच्चों, वो क्वार्टर्स उस अकॉर्डिंग काउंट होंगे। और परसेंटेज ऑफ रिडक्शन आप अप्लाई करते ना, अमाउंट ऑफ ड्यूटी बेनिफिट टेकन, ओके, और उस अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा? वो अमाउंट निकल जाएगा जितना आपको गवर्नमेंट को वापस रिटर्न करना है, और उस अमाउंट पर जो भी अमाउंट आ रहा है टैक्स का, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 18% पर 15% पर annum। कब से? जिस दिन गुड्स क्लियर होते हैं फॉर होम कंजम्पशन, और जिस दिन आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को वापस है, उतने अमाउंट उतने दिन के लिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 15% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देना। क्लियर? आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी पूरी बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रॉबैक पढ़ते वक्त कस्टम्स का सेक्शन नंबर 74 में इस तरह का कैलकुलेशन पढ़ा हुआ है बच्चा, तो शायद इजीली समझ में आया होगा। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इन द फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सेकंड एंड थर्ड ईयर में 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5%, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ओके सर, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो किसी मशीन को सर 23 मंथ यूज किया है, पुट टू यूज हो गया 23 मंथ हो गए, तो कितने क्वार्टर हुए बेटा? सर 7 तो फुल क्वार्टर और एक 2 मंथ, मतलब पार्ट ऑफ द क्वार्टर, मतलब 8 क्वार्टर्स हो गए सर। अब 8 क्वार्टर्स के कैलकुलेशन कैसे होगी सर? तो फर्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 4 क्वार्टर, 4% के हिसाब से 16% हो गया रिड्यूस। देन नेक्स्ट 4 quarters it will be 3%, क्योंकि second year में percentage of reduction is 3%, so 3 into 4 12%, so total 28% रिड्यूस करके 72% आपको गवर्नमेंट को वापस से ड्यूटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। जैसे ड्यूटी का बेनिफिट था आपका 1 लाख रुपए का मान लो, तो 1 लाख में से 28% अपने पास रख लेना सर, बचा कितना? 72%। तो 72,000 आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। समझा मेरी बात? आई होप पूरी समझ में आई आपको बेटा बात। ओके चलिए सर एंड हाँ एक बात तो ध्यान रखना, देयर विल बी नो अपर लिमिट फॉर सच डेप्रिसिएशन। मतलब ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो दे रखा है 4, 3, 3, 2.5, 2.5% एंड 2%, ऐसे ही हमेशा कैलकुलेट होगा। कोई अपर लिमिट नहीं सर इसकी कि मैक्सिमम इतना ही डेप्रिसिएशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ठीक है सर। रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, अगर आप सर जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया है, सॉरी जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, उस इंटेंडेड पर्पस के लिए अगर आपने यूज नहीं किया, तो सर आपको जो ड्यूटी का बेनिफिट मिला था वो आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की मैं बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, और अगर आप पे नहीं करते तो असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जिसके यहाँ आपने बॉन्ड साइन किया था, याद है बेटा, आपके जुरिस्डिक्शनल उदयपुर के एसीडीसी को, वो आपसे रिकवरी करेगा इन सारे अमाउंट को, और जो आपने बॉन्ड साइन किया था उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके रिकवरी कर सकते हैं सर वो लोग। क्लियर मालिक? ठीक। एंड सर ये सबसेक्शन नंबर सब रूल नंबर 2 यहाँ पे ऐड हुआ नया, वो ये बोलता है सिंपल सा कि जॉब वर्कर ने अगर कोई गड़बड़ करी है तो उसके लिए इंपोर्टर लायबल, हम जॉब वर्कर को नहीं पकड़ेंगे सर, क्योंकि इंपोर्टर ने बॉन्ड साइन किया था। क्लियर? ये पॉइंट ऐड हुआ है, पूरा मीनिंग यही है सर, पढ़ लीजिए। नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स इन रिलेशन टू रिमूवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, द इंपोर्टर shall be responsible for ensuring that the said goods are used in accordance with the purposes provided in the said exemption notification, and in the event of failure to do so, भाई इंपोर्टर जिम्मेदार है सर कि जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था, जिस पर्पस के लिए आपने जॉब वर्कर को भेजा, उसी काम में वो काम आ रहा है। अगर वो फेलियर हुआ, द जुरिस्डिक्शनल डेप्यूटी कमिश्नर और एज द केस में द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स where the goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service। कुल मिला के उदयपुर का जो jurisdictional ACDC है shall take action under these rules without prejudice to any other action which may be taken under the act or rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force। तो मतलब इस एक्ट के अदर प्रोविजंस में या किसी और लॉ में कोई और एक्शन ले सकते हो, वो तो लेंगे सर। इस रूल्स में जो भी एक्शन मतलब रिकवरी ऑफ ड्यूटी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का काम एसीडीसी ऑफ उदयपुर वो मेरे पे चालू कर देंगे सर, अगर जॉब वर्कर ने गड़बड़ करी तो। एंड लास्ट रूल जो ऐड हुआ है, रूल नंबर 8A पेनल्टी वाला, वो सिंपली ये कहता है द इंपोर्टर और द जॉब वर्कर, इंपोर्टर और जॉब वर्कर
who contravenes any of the provisions of these rules or abates such contravention shall be liable to a penalty which may extend to an amount of rupees 2 lakhs without prejudice to any other action which may be taken under this act or rules made thereunder, rules or regulation made thereunder or any other law for the timing in force. अरे इसका मतलब ये होता है any other action मतलब किसी और लॉ में, किसी और कानून में या इसी कानून में किसी और सेक्शन में कुछ और एक्शन हमारा अगेंस्ट ले सकते हैं, वो तो लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा इस रूल के थ्रू 2 लाख तक की पेनल्टी हम पे चार्ज हो सकती है। किस पर? इंपोर्टर पे या जॉब वर्कर पे। क्लियर मालिक? डन। तो सरकार ये आपका रूल नंबर 8A खत्म होता है अब। ओके, ये आपका कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का जो रूल्स में अमेंडमेंट थे, मैंने पूरे ही रूल कवर कर लिए, पहले समझा भी दिया, फिर यहां से बुक से आपको पढ़ा भी दिया। ओके बच्चों, चलिए अब जो अमेंडमेंट है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, एफटीपी में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। फर्स्ट बात, जैसा आपको पता था एफटीपी 2015-2020 जो हमारे लिए एप्लीकेबल थी वही देश में भी एप्लीकेबल है, जिसको पहले एक्सटेंड किया था 31 मार्च 2021 तक, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2021। मतलब अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2021 में, तो यही एफटीपी आपको पढ़ना है। 30 सितंबर 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, यही एफटीपी रहेगी साहब। ओके, समझे मेरी बात बच्चों? डन। तो पहली बात तो ये। सेकंड बात, जितने भी एग्जेम्पशंस थे, जितने भी बेनिफिट्स थे अंडर दिस एफटीपी, उन सबको भी एक्सटेंड कर दिया है। पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेटा, द एग्जिस्टिंग एफटीपी 2015-20 which was valid up to 31st March 2021 is further extended up to 30th September 2021. Further, various other changes are also made, extending the dates of exemption by 6 months, क्योंकि 6 महीने extend हो गई बेटा, and extending validity of duty free import authorization, EPC authorization for import purpose. हाँ है ना बच्चा, जिनको भी बेनिफिट दे रखे थे वो सब एक्सटेंड हो गए। एफटीपी एक्सटेंड हुआ तो इनके बेनिफिट भी एक्सटेंड हो गए सर। ओके डन। अब सर आगे 3 जगह था बेटा, एक तो एडवांस ऑथराइजेशन में, एक ईपीसीसी में, और एक ईओयू वगैरह का जो पॉइंट दे रखा था उनमें लिख रखा था कि इन लोगों के लिए आईजीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 37 और जीएसटी कंपनसेशन सेस अंडर सेक्शन नंबर 39 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट एग्जाम था 31 मार्च 2021 तक, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दिया बेटा। ओके, तो सर ये हर साल एक्सटेंड कर ही रहे तो उसको एक्सटेंड कर दिया, कोई खास बात नहीं। और एक ईआईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए छोटा सा एक अपडेशन हुआ है, वो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं बेटा। इश्यू ऑफ ईआईसी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। सर आपको पता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड कुछ नहीं, पर आपका जो आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही dgft.gov.in पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ईआईसी बिफोर इंपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द गुड्स। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स के लिए तो आईसी होना आपके लिए कंपलसरी है, पर सर्विसेज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर आप कस्टम का कोई बेनिफिट ले रहे हो तो ही आपको ईआईसी चाहिए, वरना आईसी की जरूरत नहीं है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप कस्टम का बेनिफिट नहीं, अगर आप कस्टम का या एफटीपी के किसी प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो, जैसे सर SEIS स्कीम उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आईसी होल्डर चाहिए, नंबर चाहिए बेटा सर्विसेज के केस में, वरना सर्विसेज में आईसी होल्डर नहीं हुआ तो भी चल जाएगा बेटा, पर गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले तो आईसी होल्डर चाहिए। अच्छा, आईसी नंबर कुछ भी नहीं, पर आपका पेन नंबर जो है वही आपका आईसी नंबर है। आईसी विल बी इक्वल टू पेन, पर इट विल बी सेपरेटली इशूड बाय द डीजीएफटी बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि पेन नंबर ही आपका आईसी तो ठीक है ना, क्या अप्लाई करना पड़ेगा सर आपको। प्लस एक अमेंडमेंट ये किया है, आपको हर साल, अच्छा एक बात देखो, आईसी नंबर आपके पास आ गया, पर फिर भी आपको हर साल एवरी ईयर आईसी को अपडेट करना पड़ेगा ऑन द बाय द वेबसाइट। अप्रैल से लेकर जून तक जो फाइनेंशियल शुरू होगा, अप्रैल टू जून, उसके बीच में आपको अगर कोई चेंजेस हुए तो उसको अपडेट करना होगा, वो भी ऑनलाइन वही वेबसाइट पर जाके आईसी को अपडेट करना पड़ेगा। पर आप कहेंगे सर हमारा तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो भी आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ हमारे कोई चेंज नहीं हुआ, आईसी की डिटेल्स जो हमने फर्निश करी वही सब कुछ है सर। कंफर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब आपने अगर या तो अपडेट करना तो अपडेट कर दिया, या आपने कंफर्मेशन देना तो कंफर्मेशन दे दिया तो ठीक है, पर अगर आपने अप्रैल से जून के बीच में कंफर्मेशन नहीं दिया कि कोई चेंज नहीं हुआ या चेंज हुआ तो चेंज नहीं करा, तो आपका आईसी क्या हो जाएगा, डीएक्टिव। पर हाँ हाउएवर आप इसको बाद में रीएक्टिव करा सकते हो। ये सब बातें यहाँ लिखी बेटा, देखो, एन आईसी होल्डर हैज टू एंश्योर दैट द डिटेल्स इन इट्स आईसी आर अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली एवरी ईयर ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। इन केस where there are no changes in IEC details, same also needs to be confirmed online। और अगर आपने ये नहीं करवाया कंफर्मेशन तो डीएक्टिवेट हो जाएगा सर, if the same is not updated within the prescribed time।
एन आईसी सो डीएक्टिवेटेड मे ऑल्सो बी रीएक्टिवेटेड ऑन इट सक्सेसफुल अपडेशन। अब बाद में आपका एक बार डीएक्टिवेट हो गया, बाद में आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हो सक्सेसफुल अपडेशन करने के बाद बेटा। दिस वुड हाउएवर बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन व्हिच मे बी टेकन बाय द डीजीएफटी ड्यू टू दी वायलेशन ऑफ द एफटीपी। मतलब एफटीपी के प्रोविजंस को आपने वायलेट किया तो उसके लिए जो पेनल्टी वगैरह है वो तो चार्ज कर सकते हैं, पर आप बाद में इसको रीएक्टिवेट करा सकते हो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद। एंड एन आईसी में ऑल्सो भी फ्लैग्ड फॉर स्क्रूटनी। मान लो कोई स्क्रूटनी करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चेक करना, तो आपके आईसी को फ्लैग कर देंगे और आपको इसका रिप्लाई देना पड़ेगा ऑनलाइन। द आईसी होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट एनी रिस्क फ्लैग्ड बाय द सिस्टम आर टाइमली एड्रेस्ड। मतलब आपको रिप्लाई देना पड़ेगा टाइमली, फेलिंग विच द आईसी शेल बी डीएक्टिवेटेड। सर वो फ्लैग कर देंगे आपके आईसी को, कोई रिस्क उनको लगेगा तो उसका रिप्लाई आप देंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, एंड सर क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, फ्लैग हट जाएगा। पर अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया टाइमली तो वो डीएक्टिवेट कर देंगे आपके आईसी को। क्लियर? खास बात नहीं है, ये 3 पॉइंट यहाँ ऐड हुए थे, प्लस यहाँ पे ये वर्ड्स ऐड हुए थे कि आईसी का अपडेशन भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा डीजीएफटी की वेबसाइट पे बेटा। क्लियर? डन? ओके, चलिए सर। अब सर ये रहा जो मैंने आपको बताया ड्यूटी एग्जामिनेशन का बेनिफिट। ये है एडवांस ऑथराइजेशन बेटा, डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज एग्जम्प्टेड। इसमें लिखा था कि अंडर सेक्शन 3739 आईजीएसटी और जीएसटी सेस एग्जम्प्ट रहेगा टिल, पहले तो 31 मार्च 19, फिर 20, फिर 21 किया, फिर 31 मार्च 2022 कर दिया। मतलब 3739 भी एग्जम्प्ट है एडवांस ऑथराइजेशन के केस में, सारी ड्यूटीज इंक्लूडिंग 3739। सेम वे इन केस ऑफ ईपीसी स्कीम ड्यूटीज एग्जम्प्टेड, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी एग्जम्प्ट रहेंगे टिल 31 मार्च 2022 तक। ओके बच्चों, एक्सटेंड कर दिया। सेम वे जो लास्ट चैप्टर था एफटीपी का अपना, ईओयू वगैरह अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं सर, या डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करते हैं, या वेयरहाउस कस्टमर वेयरहाउस से इंपोर्ट करते हैं, या इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो इंडिया में हेल्ड हुआ वहां से अगर परचेज करते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो एग्जम्प्ट रही है, प्लस 3739 भी एग्जम्प्ट रहेंगे टिल 1 अप्रैल 2022। क्लियर है मालिक? पक्का? डन? तो सर ये एफटीपी के भी सारे अमेंडमेंट कवर होते हैं अब, और इसी के साथ भारत माता की जय। ये सारे अमेंडमेंट्स आपके खत्म, केवल 3 लेक्चर, सारे अमेंडमेंट कवर्ड। तो आपको मैं वापस से बोल देता हूं, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते वक्त ही कहा था जिनके भी नवंबर 21 एग्जाम्स होंगे, अमेंडमेंट्स की चिंता ना करिए, अमेंडमेंट्स हम आराम से कवर कर लेंगे। और आपने देखा होगा अमेंडमेंट की वजह से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। कुछ जगह जहां गवर्नमेंट को लगता है कि लॉ में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लॉलेस वर्किंग ऑफ द एक्ट, तो सर वहां चेंज होते हैं सर, कोई मेजर कोई पूरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता सर। तो सर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। क्लियर? एंड सर माहौल बनाते जाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।